नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फिर से पीआईबी न्यूज़ को कवर करने वाले हैं जुलाई मंथ का। हम लोगों ने जुलाई मंथ का पहला वीडियो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जहां पर हम लोगों ने 20 पेज का पीआईबी न्यूज़ को कवर कर रखा है। किस वे में मैंने आपको पढ़ाया है? नोट्स के फॉर्मेट में पढ़ाया है, जिससे चीजें आपको याद रहेंगी एग्जाम तक। एग्जाम तक याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मैटर करता है। जितना भी आप पढ़ाई कर लो, जो आपका याद रहेगा उसी से आपको नंबर फेच होगा, अदरवाइज आपको नंबर फेच नहीं होगा। तो नंबर फेच करने के लिए आपको चीजें याद रहना पड़ेगा, और याद रखने के लिए आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, जिससे आप चीज याद रख सकते हैं। तो मैं आपको नोट्स के फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। साथ में मैं आपको पूरा टेक्स्ट भी देता हूँ, जिससे आप रीड कर सकते हो, और उस टेक्स्ट का फिर नोट्स भी देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक दे देता हूँ सैंपल। देखिए, इस तरह से मैंने आपको पढ़ाया है। एक जगह मैंने पूरा टेक्स्ट दिया है, जहां से आप रीड कर सकते हो। उसके बाद मैंने उस टेक्स्ट का एक नोट्स बना दिया है, जिससे आपको चीज याद रखने में परेशानी नहीं होगा, याद रखने में आसानी होगा, ठीक है। तो ये मैंने किया है, इससे आपका बहुत फायदा मिलेगा। तो इसको आप जरूर जाकर के देख करके आइए। ये पूरा पीडीएफ जो है वो 70 पेज का है। ये 70 पेज में पीआईबी न्यूज़ जुलाई मंथ का मैंने कवर करा दिया है। ये 70 पेज का जो पीडीएफ है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से आप ये वाला पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट आउट करा लीजिए। उसके बाद आप एक बार रीड कर लीजिए, और मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, नोट्स समझा रहा हूँ, उस नोट्स को अपने हाथों से बनाइए साइड में, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो आपको रीड करना है रीड भी हो जाएगा, और बाकी जो याद रखना है वो याद भी हो जाएगा। अभी तो मैं पीआईबी न्यूज़ को कवर करा रहा हूँ, इसके बाद मैं आरबीआई न्यूज़ को कवर कराऊंगा। उसके बाद फाइनेंस न्यूज़ को कवर कराऊंगा। जो रिपोर्ट्स और स्कीम्स इंपॉर्टेंट है उसको भी मैं कवर कराऊंगा। साथ में अगर हो पाएगा तो सितंबर मंथ में 2-3 सितंबर में मैं जीए मिसलेनियस का पोर्शन भी कवर कराऊंगा, जो अगस्त महीने का है। तो जून जुलाई अगस्त का पीआईबी न्यूज़, आरबीआई न्यूज़, फाइनेंस न्यूज़, रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स, ये चीज आपका हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस जुलाई। तो तब तक के लिए आपको हर चीज याद रखना पड़ेगा। पढ़ने से तो होगा नहीं, याद रखना होगा। इसीलिए याद करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको। ये नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रीड करना है तो अभी आप रीड कर लो, लेकिन नोट्स बनाओ अपने हाथों से। उससे क्या होगा, आपको चीज याद रहेगा, एग्जाम तक आप उस चीजों को रिटेन कर पाओगे। बहुत सारा रिपोर्ट आने वाला है, बहुत सारे स्कीम आने वाला है, उसमें बहुत सारा डेटा है। कौन स्कीम किसने लॉन्च किया है, कौन सा स्कीम का कौन सा भाग आया हुआ है, न्यूज क्या है, न्यूज के पीछे स्कीम का बेसिक पार्ट क्या है, स्टैटिक पार्ट क्या है, हर चीज आपको याद रखना है। हर चीज आप याद नहीं कर सकते हो सिर्फ अगर पढ़ते रहोगे तो। आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। मैं आपको नोट्स बना करके दे रहा हूँ, क्योंकि वही मेरा स्पेशलाइजेशन है। मैं नोट्स ही अच्छा बना पाता हूँ, ठीक है। तो इसका फायदा आप उठाइए, और मैं मानता हूँ कि आप फायदा उठा रहे होंगे। ये जो वीडियोस है, ये आरबीआई ग्रेड बी और नाबार्ड ग्रेड ए दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ग्रेड बी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और नाबार्ड ग्रेड ए के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जुलाई मंथ का जो 70 पेज है, इसका नोट्स आपको मिला हुआ है। इसको मैं 3 वीडियो में कवर कराना चाहता हूँ। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जहां पर मैंने 20 पेजेस कवर कराया है। ये दूसरा वीडियो है जहां पर 25 पेज कवर होगा, और तीसरा होगा वहां पर भी कुछ पेज बचा हुआ रहेगा, उसको मैं कवर करा दूंगा। अगर बहुत नहीं हो पाया तो चौथा वीडियो में मैं आपको जुलाई का पीआईबी कवर करा दूंगा। इसके बाद जून का पीआईबी मैं कवर कराऊंगा। उसके बाद फिर अगस्त का पीआईबी मैं कवर कराऊंगा। इसके साथ साथ फिर फाइनेंस न्यूज वगैरह वगैरह चलेगा। बिना किसी देरी के आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग ऑलरेडी 20 पेजेस का खत्म कर चुके हैं, तो 21 पेजेस से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग 21 पेजेस से, तो यहाँ से हम लोग चालू करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने किस तरह से पढ़ाया है आपको। पहले आपको दे दिया है मैंने पूरा नोट्स, और साथ में मैंने आपको ये क्या बोलते हैं, टेक्स्ट भी दिया हुआ है। दोनों चीज दिया हुआ है। पहला वीडियो में मैंने नोट्स पढ़ाया नहीं था। ये जो पहला वीडियो में जो टेक्स्ट था वो मैंने रीड नहीं किया था, लेकिन अभी मैं रीड कर लेता हूँ। इससे आपका फायदा ही होगा, आपको ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप जरूर रखिएगा, क्योंकि वहां पर आपको मैं क्विजेस देता हूँ, जहां पर आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पढ़ाता हूँ, वहां पर मैं आपको क्यूज देता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार नोट्स देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग रीडिंग भी करेंगे। नोट्स में कहता है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, इन्होंने नोटिफाई किया है नया रूल्स। किसके लिए रूल्स लेके आया है? अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, टेलीकॉम के लिए तो रूल्स लेकर के आएगा। इसीलिए जो रूल्स का नाम है वो है ड्राफ्ट टेलीकॉम रूल्स। इसका स्टाइलिश नेम दिया है डिजिटल भारत निधि। ये जो है, ये बात करता है कि किस तरह से हम लोग रिमोट एरियाज में, रूरल एरियाज में इंटरनेट पहुंचाएंगे। रिमोट एरियाज में, रूरल एरियाज में इंटरनेट पहुंचाएंगे, इंटरनेट का कनेक्टिविटी पहुंचाएंगे। किस तरह से पहुंचाएंगे? हो सकता है कि टावर क्रिएट कर दें, तार वार लेकर के जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ ये रूल्स में बात भी किया जाता है कि किस तरह से हम लोग इंडिजीनियस टेक डेवलपमेंट कर सकते हैं, स्वदेशी हम लोग टेक डेवलपमेंट कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा? इंपोर्ट कम कर देंगे हम लोग, अपना घर में ही टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे।
इनोवेशन लेकर के आएंगे। साथ में अब इनोवेशन लेकर के आएंगे तो कैसे इनोवेशन लेकर के आएंगे कि स्टार्टअप को बोलेंगे स्टार्टअप तुम लोग इनोवेट करो भाई, और नया नया देश में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट लेकर के आओ, इससे हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर है वो और ग्रोथ करेगा। ये जो है ना रूल्स, ये किसको रिप्लेस कर रहा है मालूम? यूएसओएफ को रिप्लेस कर रहा है। ये यूएसओएफ क्या है? ये एक फंड है जहां पर जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर है जिसको लाइसेंस मिला हुआ है ना, वो लोग 5% टैक्स देता है इस फंड में। ये 5% टैक्स देता है इस फंड में। तो ये जो फंड आता है तो इस फंड से ही खर्चा किया जाता है रिमोट एरियाज में इंटरनेट पहुंचाने के लिए, स्टार्टअप को पैसा देने के लिए। तो ये लोग बोला कि देखो यूएसओएफ यानी कि जिसका फुल फॉर्म हो गया यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, कि बहुत बड़ा नहीं लग रहा है सुनने में, इसीलिए इसका नाम हम लोग रख देते हैं डिजिटल भारत निधि। तो इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो है वो लोग एक रूल्स लेकर के आया जिसका नाम रख दिया डिजिटल भारत निधि, और इसके अंदर और कुछ नहीं है, जो यूएसओएफ है इसको ही रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, यहां पर जब बैलेंस ऑफ क्रेडिट होगा यानी कि जितना भी पैसा इस फंड में आएगा ये फंड में रहेगा, अगर बच गया है तो अगले फाइनेंशियल ईयर में यूज हो जाएगा, यानी कि नॉन लैप्सेबल होगा एट द फाइनेंशियल ईयर एंड। ठीक है, यही न्यूज है, बेसिक चीज यही है। अब इसको हम लोग रीड करते हैं तो आपको दिखेगा, जब हम लोग रीड करेंगे तो लगेगा कि कितना कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन जो कोर चीज है जो आपको याद रखना था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब रीडिंग कर लेते हैं एक बार। डिजिटल भारत निधि, इसके बारे में हम लोग रीड कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है, इन्होंने नोटिफाई कर दिया है ड्राफ्ट टेलीकॉम रूल्स 2024 अंडर सेक्शन 26 एंड 56 ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या हम लोग इससे करने वाले हैं? हम लोग इंटरनेट कनेक्टिविटी को इंप्रूव करेंगे, पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज, रिमोट एरियाज एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज एरियाज। इसके साथ साथ हम लोग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लेकर के आएंगे, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, और ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ाएंगे इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। साथ में हम लोग जो इनोवेशन और इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? स्टार्टअप को सपोर्ट करेंगे, इसके बाद ही तो होगा। ठीक है, साथ में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे टेलीकॉम इक्विपमेंट का इंडिया के अंदर, तब तो जाकर के हम लोग का टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगा स्वदेश में, है ना। साथ में कहता है कि स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या क्या है, ये जो है ये रिप्लेस करेगा यूएसओएफ को, यानी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को। इसको आप याद रखिएगा, ये आपसे सवाल में पूछा जा सकता है कि किसको रिप्लेस करेगा? यूएसओएफ को रिप्लेस करेगा। यूएसओएफ क्या है? इट इज अ पूल ऑफ फंड जनरेटेड बाय यूनिवर्सल एक्सेस लेवी थ्रू द लाइसेंस फी चार्ज ऑन द लाइसेंसी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एट द रेट 5% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ये जो फंड होगा डिजिटल भारत निधि के अंदर, ये नॉन लैप्सेबल होगा एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो बैलेंस ऑफ क्रेडिट अंडर डीबीएन इज नॉन लैप्सेबल एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इसको हम लोग किस तरह से यूटिलाइज करेंगे इस फंड को? द फंड विल बी यूटिलाइज्ड to promote access to telecommunication services, support research and development, fund pilot projects and introduce new telecom technologies in undeserved areas। तो हम लोगों ने देखा कि रीडिंग करने के लिए हम लोगों को कितना रीड करना पड़ा, लेकिन याद करना था हम लोगों को शॉर्ट में 4-5 चीजें ही। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, नोटिफाई किया है डिजिटल भारत निधि, इसके अंदर ये क्या रिप्लेस करने वाला है? यूएसओएफ को रिप्लेस करने वाला है। यूएसओएफ क्या है? ये 5% लेवी करता है ग्रॉस टेलीकॉम ऑपरेटर पे। ठीक है, क्या काम करने वाले हैं डिजिटल भारत निधि के अंदर? हम लोग इंटरनेट पहुंचाने वाले हैं रिमोट एरियाज में, इनोवेशन और इंडिजीनियस टेक डेवलपमेंट करने वाले हैं बाय सपोर्टिंग स्टार्टअप्स। बैलेंस ऑफ क्रेडिट जो होगा यहाँ पर नॉन लैप्सेबल होगा। नोट्स जो है वो सबसे बेस्ट है आपको रिटेन करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, लेकिन एक बार रीड करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये तो पहला न्यूज हो गया, अगला न्यूज देखते हैं। ठीक है, अगला न्यूज में कहता है, तो पहले नोट समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रीड भी कर लेंगे। तो इसमें क्या है? तो इस बार 33rd मीटिंग हुआ है PMNCH का। PMNCH मतलब पार्टनरशिप फॉर मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ। तो मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ का जो पार्टनरशिप हुआ था उसका 33rd मीटिंग इस बार हुआ है। कहां पर हुआ है? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। इसको फंड कौन करता है? इस पार्टनरशिप को कौन फंड करता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएन एजेंसीज है, वो लोग इसको फंड करता है। इसका 33rd मीटिंग हुआ है। ये जो पार्टनरशिप है ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 2005 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ, इसको एक बार हम लोग रीड भी कर लेते हैं। तो 33rd पार्टनरशिप फॉर मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ, इसका बोर्ड मीटिंग हुआ है कहां पर? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। क्या ऑब्जेक्टिव था? टू हैव वर्ल्ड इन विच एवरी वुमेन, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट रियलाइजेज द राइट टू हेल्थ एंड वेलबींग, लिविंग नो वन बिहाइंड। ठीक है, कब स्टैब्लिश हुआ था? 2005 में स्टैब्लिश हुआ था। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट अलायंस है फॉर वुमेन्स, चिल्ड्रंस एंड एडोलेसेंट हेल्थ एंड
वेलबींग। ठीक है, ये पार्टनरशिप जो है ये किसके द्वारा फंड किया गया है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा होता है, उसके द्वारा ये फंड किया गया है, जैसे कि यूएन एजेंसीज हो गया। ठीक है, इसको कौन गवर्न कर रहा है? इसके अंदर, इस मीटिंग के अंदर एक बोर्ड होगा और एक सेक्रेटरीट होगा। जो सेक्रेटरीट होगा वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो ये न्यूज था, सिंपल न्यूज था कि 33rd मीटिंग हुआ है पार्टनरशिप फॉर मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए। ये जो है पार्टनरशिप ये 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था। इस बार जो मीटिंग हुआ है वो जेनेवा में हुआ है, स्विट्जरलैंड में हुआ है। ठीक है, अब हम लोग अगला न्यूज को देखते हैं। अगला न्यूज में क्या कहता है, पहले रीड करते हैं हम लोग अपना नोट्स, उसके बाद फिर हम लोग मेन चीज रीड करेंगे। ठीक है, नोट्स में क्या कहा गया है? नोट्स में कहता है कि गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल कंपनी को कहा है कि तुम लोग राइट टू रिपेयर पोर्टल को ज्वाइन करो। ठीक है, ये पोर्टल क्या चीज का है पहले समझते हैं। ये जो पोर्टल बनाया गया ना, राइट टू रिपेयर, ये जो है कंज्यूमर को एक्सेस देगा फॉर रिपेयरिंग देयर प्रोडक्ट। मान लीजिए कि आपका लैपटॉप है, ठीक है, ये लैपटॉप में क्या हुआ है ना कि दो आपका कुछ खराबी हो गया है, तो आप क्या करते हैं, अभी यूट्यूब में जाते हैं। तो अभी आपको यूट्यूब में नहीं जाना पड़ेगा, आप राइट टू रिपेयर पोर्टल में जाइएगा और वहां पर बोलिएगा कि मेरा लैपटॉप में ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे ठीक करना है। तो वहां पर आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, और जो कि कंपनी वाला डाला होगा, यानी कि आपका जो लैपटॉप है एचपी का है, तो एचपी का कंपनी वाला वहां पर डाला होगा कि देखो अगर ये प्रॉब्लम होगा ना तो ये चीज करना। तो वहां पर वो आपको वीडियोस मिल जाएगा, आपको मैनुअल्स मिल जाएगा, जो भी स्पेयर पार्ट है उसका वारंटी का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, वो जो आपका स्पेयर पार्ट है वो कहाँ पर बन रहा है, उसका ओरिजिन क्या है, वो आपको बता देगा। बोल देगा चाइनीज प्रोडक्ट है या फिर ये इंडियन प्रोडक्ट है, वो भी आपको बता देगा। ये जो पोर्टल है राइट टू रिपेयर, यहाँ पर आप रिपेयर से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन कौन देगा आपको? ये ऑटोमोबाइल कंपनीज देगा। इसीलिए गवर्नमेंट बोल रहा है ऑटोमोबाइल कंपनीज को, रे भाई तुम लोग इस पोर्टल में लॉन्च करो। इससे क्या होगा, जो कंज्यूमर है वो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा। इसीलिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ऑटोमोबाइल कंपनी को आस्क किया है कि तुम लोग राइट टू रिपेयर पोर्टल में ज्वाइन करो। ये जो पोर्टल है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब चूंकि कंज्यूमर के लिए ये फायदा पहुंचा रहा है तो कंज्यूमर अफेयर्स ही तो इसको लॉन्च करेगा। ये 2022 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आपको वीडियोस मिलेगा, हाउ टू वीडियोस मिलेगा कि हाउ टू करेक्ट दिस, हाउ टू रिपेयर दिस प्रॉब्लम इन योर पीसी। ये सब आपको वीडियोस वहां मिलेगा, मैनुअल्स मिलेगा, वारंटी मिलेगा फॉर स्पेयर पार्ट्स, इंफॉर्मेशन मिलेगा ऑफ कंट्री ओरिजिन, कि मान लीजिए ये इस पार्ट आपको खरीदना है, ये कहाँ मिलेगा वो बता दिया जाएगा। ये पार्ट कहाँ पर बनता है वो भी आपको बता दिया जाएगा। अगर आप पूछेंगे कि ये पार्ट इंडिया का है, बोलेगा नहीं ये तो चाइना का प्रोडक्ट है, ये सब कुछ आपको बता दिया जाएगा इस पोर्टल के अंदर। इसको एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग, है ना, रीड कर लेते हैं एक बार। तो गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल कंपनी को बोला है कि तुम लोग यूनिफाइड राइट टू रिपेयर पोर्टल को लॉन्च ज्वाइन करो। ठीक है, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया राइट टू रिपेयर पोर्टल? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जो कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पर्पस है इस पोर्टल का? टू अपहोल्ड कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्ड टू इवॉल्विंग कंसर्न्स रिगार्डिंग हैसल फ्री प्रोडक्ट रिपेयर। तो जो भी रिपेयर का चीज चाहिए कंज्यूमर को, उसको देने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बताया गया है, टू प्रोवाइड कंज्यूमर्स विद एन इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फॉर रिपेयरिंग देयर प्रोडक्ट्स and enabling them to reuse it, thereby contributing to circular economy as well as reduction of e-waste in a hassle-free manner। देखिए क्या फायदा यहाँ पर होगा। मान लीजिए कि मेरा एक मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल जो है अभी खराब हो गया है, हम उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम फेंक देंगे, दूसरा फोन खरीदेंगे, क्योंकि ठीक नहीं कर पा रहे तो दूसरा फोन कर देंगे ना। लेकिन अगर इस पोर्टल का हम इस्तेमाल करें तो इसमें क्या होगा कि इस फोन को अगर ठीक हो सकता है हम ठीक कर लेंगे, ठीक कर लेंगे तो ये जो हम फेंकने वाले थे हम नहीं फेंकेंगे। इसका मतलब कि ई वेस्ट को हम कम कर देंगे, तब फायदा में रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, तो ये फायदा हो जाएगा, यानी कि ई वेस्ट कम हो जाएगा। कब इसको लॉन्च किया गया था? 2022 में लॉन्च किया गया था, ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल कंज्यूमर डे। ये आपको रिपेयर के लिए इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ पर आप प्रोडक्ट का मैनुअल को एक्सेस कर सकते हैं, रिपेयर का वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, साथ में आप देख सकते हैं प्राइस एंड वारंटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स। ठीक है, साथ में जो भी सर्विस सेंटर है कंपनी का उसके बारे में डिटेल आप यहाँ से ले सकते हैं, और जो भी कंट्री ऑफ ओरिजिन का इंफॉर्मेशन है वो भी आपको इस पोर्टल पे मिल जाता है। ठीक है, ये हो गया ये न्यूज। अब अगला न्यूज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अगला न्यूज क्या है इसको भी पहले हम लोग समझते हैं नोट्स में, फिर हम लोग आएंगे रीडिंग करने में। साइबर पीस फाउंडेशन जो है
ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के साथ मिलकर के 5th फेज चालू किया है डिजिटल शक्ति कैंपेन का। डिजिटल शक्ति कैंपेन में हम लोग वुमेन को साइबर स्पेस के बारे में नॉलेज दे रहे हैं, इसके बारे में स्किल दे रहे हैं ताकि उनके साथ साइबर क्राइम ना हो। ये जो कैंपेन है ये 2018 में लॉन्च किया गया था। देखिए साइबर पीस फाउंडेशन क्या है? साइबर पीस मतलब कि कंप्यूटर के हिसाब से सबको पीस में रहे, कंप्यूटर चलाते हुए सबको पीस में रहे। तो इन लोगों ने क्या किया है, एनसीडब्ल्यू के साथ पार्टनरशिप किया है, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के साथ पार्टनरशिप किया है और इसमें इन लोगों ने लॉन्च किया है 5th फेज ऑफ डिजिटल शक्ति कैंपेन। डिजिटल शक्ति कैंपेन, डिजिटल का मतलब हो गया साइबर, कंप्यूटर में काम करने वाला। शक्ति का मतलब हो गया फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है, शिव शक्ति। शिव का मतलब होता है मेल, शक्ति का मतलब होता है फीमेल। तो फीमेल एनर्जी यानी कि फीमेल लोगों के लिए, वुमेन के लिए। तो वुमेन को हम लोग डिजिटल के जो भी इंफॉर्मेशन है, स्किल है, वो सब हम लोग प्रोवाइड करेंगे ताकि उनके साथ साइबर क्राइम ना हो पाए। अभी जो वुमेन है उनके साथ साइबर क्राइम बहुत ज्यादा होता है। आप देखे होंगे एआई में, एआई के थ्रू क्या होता है कि लड़कियों का न्यूड फोटो निकल के आ जाता है। ये कितना कंसर्निंग बात है। तो इसके लिए उन लोगों को इंफॉर्मेशन तो देना पड़ेगा, उनको स्किल तो देना पड़ेगा। तो इसके लिए कैंपेन को लॉन्च किया गया जिसका नाम है डिजिटल शक्ति कैंपेन। डिजिटल शक्ति कैंपेन 2018 में लॉन्च किया गया था, ये 5वां फेज चल रहा है अभी, ठीक है। ये किसके साथ मिला हुआ है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए, साइबर फाउंडेशन। इसको रीड करते हैं अब हम लोग। अरे भाई साहब ये क्या हो गया? हाँ, तो रीड करते हैं। तो साइबर पीस इन लोगों ने, तो साइबर पीस विथ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन लॉन्च किया है 5th फेज ऑफ डिजिटल शक्ति कैंपेन। क्या पर्पस है? टू डिजिटली एम्पावर एंड अपस्किल वुमेन एंड गर्ल्स इन साइबर स्पेस। इसके बाद हम लोगों को अवेयरनेस फैलाना है ऑन डिजिटल फ्रंट, उन लोगों का रेजिलियंस को बिल्ड करना है ताकि वो लोग साइबर क्राइम को फाइट कर सके इन इफेक्टिव वे, ठीक है। 2018 में ये लॉन्च किया गया था ये कैंपेन। इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लिए कि गर्ल्स को हम लोग इसेंशियल साइबर स्किल देने वाले हैं, नॉलेज देने वाले हैं, जैसे कि एआई, एमएल, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग। फोकस एरिया क्या रहने वाला है कि हम लोग उसका ऑनलाइन सेफ्टी को इंप्रूव करेंगे, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाएंगे और एंटरप्रेन्योरशिप को भी हम लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये वाला न्यूज भी आप समझ गए। अब अगला न्यूज हम लोग देखते हैं। अगला न्यूज में कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने पीएलआई स्कीम को वापस रीओपन किया है। अभी पीएलआई स्कीम चल रहा है फॉर व्हाइट गुड्स। व्हाइट गुड्स का मतलब क्या होता है? जो कि सफेद गुड्स होते हैं, जैसे कि फ्रिज हो गया, एसी हो गया, माइक्रोवेव हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब क्या है? ये सब व्हाइट गुड्स है। तो व्हाइट गुड्स के लिए पीएलआई स्कीम का रजिस्ट्रेशन चालू है। तो रजिस्ट्रेशन को वापस से, मतलब एप्लीकेशन विंडो को वापस रिओपन किया गया है, जहां पर आप वापस से एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ये एप्लीकेशन विंडो को वापस से खोला है। 2021 में ये पीएलआई स्कीम को चालू किया गया था। इसमें 4 से लेकर के 6% का इंसेंटिव मिलेगा और इंक्रीमेंटल सेल्स, ठीक है। ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 2029 के लिए है और यहाँ पर कितना आउटले रखा गया है? 6200 करोड़, 6238 करोड़, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने क्या किया है? पीएलआई स्कीम को लॉन्च किया है 2021 में। पीएलआई स्कीम किसके लिए? व्हाइट गुड्स के लिए। व्हाइट गुड्स क्या होता है? एसी या फिर एलईडी लाइट्स, ठीक है, ये सब होता है। इसके लिए इन लोग पीएलआई स्कीम लॉन्च किया गया है। पीएलआई का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव। आप सेल करिए, अगर एक लिमिट से ज्यादा आप सेल करने लगिएगा तो वहां पर आपको इंसेंटिव दिया जाएगा सरकार के द्वारा। कितना परसेंटेज? 4 से 6% इन केस ऑफ व्हाइट गुड्स, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ये जो है कब तक के लिए है? फाइनेंशियल 2022 से लेकर 2029 तक, ठीक है। कितना रुपए यहाँ खर्चा होने वाला है? 6238 करोड़, ठीक है। रीड करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज रीओपन्ड एप्लीकेशन विंडो फॉर पीएलआई स्कीम फॉर व्हाइट गुड्स, जैसे कि एसी एंड एलईडी लाइट्स फॉर 90 डेज। अगला 90 दिनों के लिए ये जो एप्लीकेशन विंडो है वो खुला हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें एक और चांस मिलेगा, जो कि इन्वेस्टर लोग हैं वो लोग रजिस्टर करेगा, ठीक है, अंडर पीएलआई स्कीम। इस स्कीम में क्या होता है? हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाते हैं और उसको कॉम्पिटिटिव बनाते हैं। ये कब लॉन्च किया गया है? 2021 में लॉन्च किया गया है इन द परसुएंस ऑफ आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सेंटर सेक्टर स्कीम है, यानी कि सारा पैसा जो है वो सरकार देगा, केंद्र सरकार देगा। यहाँ पर हम लोग फाइनेंशियल इंसेंटिव कितना देते हैं? 4% लेकर के 6% हम लोग देते हैं ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स, ठीक है। उसके बाद टेन्योर कब तक रखा गया है? फाइनेंशियल ईयर 2029 तक रखा गया है। कितना आउटले है? 6238 करोड़ रुपया, ठीक है। ये आप समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज में क्या कहा गया है?
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है एक नया प्लेटफॉर्म, इसका नाम है मेडविस, ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, मेडविस। तो वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है मेडविस प्लेटफॉर्म। इसके अंदर क्या होगा, जो भी मेडिकल डिवाइसेस है जिसका नाम नहीं रखा गया है, जो भी अपना अपना देश अलग अलग नाम से पुकार रहा है, तो ऐसा मेडिकल डिवाइसेस जिसका कोई स्टैंडर्ड नेम नहीं है, उसको नेम हम लोग करेंगे। जो स्टैंडर्ड नेम नहीं है, जिसका भी स्टैंडर्ड नेम नहीं है, उसको हम लोग नेम करेंगे। दो रेफरेंस से हम लोग नेम करेंगे। हम लोग दो तरीका यूज कर सकते हैं उस मेडिकल डिवाइसेस का नाम रखने के लिए। कौन सा दो तरीका है, एक है यूरोपियन मेडिकल डिवाइस नोमेनक्लेचर और दूसरा है ग्लोबल मेडिकल डिवाइस नोमेनक्लेचर। तो याद रखिएगा कि मेडिकल डिवाइस को नाम रखने के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। हम लोग नहीं किए हैं, WHO किया है। तो WHO जो है वही तो मेडिकल डिवाइसेस के बारे में सोचेगा। तो मेडिकल डिवाइसेस का जिसका नाम नहीं रखा गया है उसका नाम रखेगा। दो रेफरेंस के आधार पर नाम रखा जाएगा, एक है यूरोपियन मेडिकल डिवाइस नोमेनक्लेचर और दूसरा है ग्लोबल मेडिकल डिवाइस नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब हम लोग रीड करते हैं टेक्स्ट को। तो WHO ने गाइडलाइंस लॉन्च किया है। तो WHO ने लॉन्च किया है मेडविस प्लेटफॉर्म। ठीक है, मेडविस मतलब मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें क्या ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग नाम रखेंगे मेडिकल डिवाइसेस का। ठीक है, इट इज द फर्स्ट ग्लोबल ओपन एक्सेस क्लियरिंग हाउस फॉर द इंफॉर्मेशन ऑन मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, हम लोग मेडिकल डिवाइसेस को लेकर के इंफॉर्मेशन देते हैं और उसका नाम भी रखते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन डिवाइसेस दिख भी रहा होगा। ठीक है, मेडिकल क्षेत्र का। तो दो रेफरेंसेस हम लोग चूज करेंगे फॉर इंटरनेशनल नेमिंग सिस्टम। एक है यूरोपियन मेडिकल डिवाइस नोमेनक्लेचर, EMDN, जो कि यूरोपियन कंट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा है ग्लोबल मेडिकल डिवाइस नोमेनक्लेचर, जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA जैसा शहर में, जैसा कंट्रीज में ये फॉलो किया जाता है। तो वहां से हम लोग उस तरीका को ढूंढ सकते हैं। दो तरीका हम लोग चुन सकते हैं, यूरोपियन मेडिकल डिवाइस नोमेनक्लेचर या फिर ग्लोबल मेडिकल डिवाइस नोमेनक्लेचर। इन दोनों का रेफरेंस ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग नेम करेंगे। ये जो नेम होगा स्टैंडर्ड नेम होगा। ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस का। फिर हम लोग अगला न्यूज देखते हैं। यहाँ पर हम लोग रीड करते हैं, ये 25th PM स्टैक मीटिंग हुआ है। स्टैक का मतलब होता है साइंस टेक इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। तो साइंस टेक एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल जो है, इसका 25th मीटिंग हुआ है, जिसका चेयरमैन अजय सूद थे, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है। और डिस्कशन यहाँ पर क्या किया गया है कि पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे फॉर CCUS। CCUS का मतलब होता है कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। देखिए, हम लोग जानते हैं कि कार्बन एमिशन जो हो रहा है वो बहुत गंडगोल कर दे रहा है, समझे। कार्बन एमिशन हो रहा है तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो गर्मी लग रहा है, या फिर डिजास्टर हो रहा है। कहीं पर आप देख रहे होंगे कि भूस्खलन हो जा रहा है, मतलब कि लैंडस्लाइड हो जा रहा है। कहीं पर आप देख रहे होंगे कि पूरा गर्मी लग रहा है, कभी देख रहे हैं पूरा ठंडा लग रहा है, पूरा देख रहे हैं कि बाढ़ आ गया कहीं पर। तो ये सब क्यों हो रहा है, कार्बन एमिशन बढ़ गया है, इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो जाता है। तो कार्बन को हम लोग एमिशन कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं, तभी तो खराब हो रहा है। तो मान लीजिए कि कार्बन को हम लोग एमिट होने ही ना दे, कार्बन को हम लोग एमिट होते हुए कैप्चर कर ले और उसको कहीं और यूज करें, ऐसा तो कर सकते हैं। इसीलिए CCUS जो है उसको, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कार्बन को कैप्चर करते हैं, उसको कहीं और में यूटिलाइज करते हैं, स्टोर करके, समझे। तो इसके लिए हम लोग नया नया पॉलिसी लेकर के आए हैं इस मीटिंग के अंदर। तो ये जो मीटिंग है, ये 25th नंबर का मीटिंग है। 2+5 यानी कि 7 साला फॉर ए रीजन। ठीक है, यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का बात हो रहा है। तो साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल का 25th मीटिंग हुआ है, जिसका चेयरमैन कौन है, अजय सूद। न्यू दिल्ली में ये हुआ है। यहाँ पर डिस्कशन हुआ है कि पॉलिसी हम लोग फॉर्मुलेट करेंगे, नया नया पॉलिसी बनाएंगे फॉर कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। कार्बन एमिशन को लेकर के इंडिया का टारगेट है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। 2030 तक हम लोग का टारगेट है कि हम लोग कार्बन एमिशन को 45% रिड्यूस करते हैं और 2070 तक हम लोग कार्बन एमिशन में नेट जीरो अचीव कर ले। नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव कर ले। नेट जीरो कार्बन एमिशन का क्या मतलब है, जितना हम लोग कार्बन एमिट कर रहे हैं उसको हम लोग उतना ही कंपनसेट भी कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये वाला काम आएगा। CCUS, कार्बन को हम लोग क्या कर रहे हैं, जहां से भी एमिट हो रहा है, जो भी फैक्ट्री से एमिट हो रहा है, तो एमिट नहीं होने दे रहे हैं, हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, कैप्चर कर ले रहे हैं और कहीं पर स्टोर कर रहे हैं, और वहां से हम लोग नया नया चीज यूटिलाइज करेंगे उसको। ठीक है, रीड करते हैं हम इसका न्यूज को, रीड करते हैं। तो 25th प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल यानी कि PM स्टैक का मीटिंग हुआ है। इसको कौन चेयर किया है, प्रोफेसर अजय कुमार सूद, न्यू दिल्ली में। ठीक है, यहाँ पर क्या डिस्कस हो रहा है, रोबस्ट पॉलिसी फॉर्मुलेशन फॉर इफेक्टिव कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज इन इंडिया। ये CCUS क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को जो एमिशन कर रहे हैं उसको हम लोग कैप्चर करते हैं, उसको फिर हम लोग यूज करते हैं स्टोर करके
कहाँ पर यूज करते हैं? अदर प्रोडक्ट बनाने के लिए। इससे क्या होगा कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है उसको हम लोग रिड्यूस कर पाएंगे और क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर पाएंगे। क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए? ये जो है कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, इससे क्या फायदा होगा? हमारा डीकार्बोनाइजेशन होगा, ठीक है, डीकार्बोनाइजेशन होगा और हम लोग जो टारगेट सेट किए हैं उसमें मदद होगा। हम लोग क्या टारगेट सेट किए हैं कि 2030 तक हम लोग 45% रिडक्शन कर दें कार्बन एमिशन में और 2070 तक हम लोग नेट जीरो कार्बन एमिशन कर लें। तो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन हमारा भारत का कब तक होगा? 2070 तक। और हम लोग 45% रिडक्शन करना चाहते हैं कब तक? 2030 तक। ठीक, ये भी हम लोग समझ लिए। अगला न्यूज देखते हैं अब हम लोग। अगला न्यूज क्या कहता है? देखिए अगला न्यूज जो है ना वो दूध वाला लोग के लिए है, समझे? गोपाल रत्न अवार्ड। तो हम लोग गोपाल रत्न अवार्ड देंगे नवंबर को। तो हम लोग 26 नवंबर को गोपाल रत्न अवार्ड देंगे। किसको देंगे? जो दूध बेचता है उन लोग को देंगे, ग्वाला को देंगे। मेरे घर में भी दूध बिकता है, मालूम, मेरे घर में भी 4 गाय है। 4 गाय है तो उसका हम लोगों को थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। गाय रखना बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश होता है। कृष्ण जी भी गाय रखते थे ना, वो भी तो गोपाल थे। ठीक है, गोपाल मतलब ग्वाला, जो गो को पालन करता है, गाय को पालन करता है। तो दूध वाला जो होता है वो होता है गोपाल। तो नेशनल गोपाल रत्न 2024 बंटने वाला है। कब? 26 नवंबर को। उस दिन नेशनल मिल्क डे है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल मिल्क डे कब होगा? ठीक है, तो इस दिन हम लोग 2 अवार्ड देने वाले हैं। पहला अवार्ड है बेस्ट डेयरी फार्मर, बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, बेस्ट डेयरी कंपनी, बेस्ट डेयरी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई भी फार्मर जो अच्छा से क्या बोलते हैं दूध बेच रहा है, तो उन लोगों को हम लोग अवार्ड देंगे। पहला प्राइज जो है वो 5 लाख का रहेगा, दूसरा प्राइज 3 लाख का और तीसरा प्राइज 2 लाख का। ठीक है, और दूसरा है बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन। मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे घर में गाय सब है, 4 गो गाय, हाँ, तो क्या बोलते हैं वो लोग बेबी देगा तभी तो दूध मिलेगा। तो वो लोग बेबी कैसे देगा? जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका ऑन हो सके, जब वो प्रेग्नेंट हो पाए। तो जो गाय है वो प्रेग्नेंट होगी तभी तो वो दूध दे सकेगी, तभी तो वो बच्चा जन्म ले सकेगी। तो गाय कैसे प्रेग्नेंट होगी? तो गाय को प्रेग्नेंट करने के लिए एक डॉक्टर आता है। डॉक्टर क्या करता है ना, सीमेन डालता है। वो सीमेन लेकर के आता है, एक सीरीज लेकर के आता है जहां पर सीमेन रहता है। जो भी मेल काव है ना, मेल काव है, उसका सीमेन लेकर के आता है और उसका वो अंदर में डालता है। समझे? गाय का अंदर डालता है, काव के अंदर डालता है। तो डालता है तो वो जो गाय होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये टेक्नीशियन होता है जो ये काम करता है, उसको भी अवार्ड दिया जाएगा। तो बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन को भी अवार्ड दिया जाएगा। इसको सिर्फ मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा। इसमें भी बहुत फायदा है। इससे क्या होगा कि उसका मतलब नाम होगा कि देखो हम सर्टिफिकेट भी हमको मिला हुआ है। तो नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड के अंदर 2 अवार्ड मिलेगा। एक जो डेयरी फार्मर है उन लोगों को अवार्ड दिया जाएगा। फर्स्ट प्राइज मिलेगा 5 लाख का, सेकंड प्राइज मिलेगा 3 लाख का, थर्ड प्राइज मिलेगा 2 लाख का। ठीक है, अब ये न्यूज हम देख लिए हैं तो हम भी इसमें अप्लाई करेंगे, है ना, मजा आएगा। तो नेशनल मिल्क डे में ये अवार्ड देने वाला है। कौन देगा? जो एनिमल हस्बेंड्री वाला मिनिस्ट्री होगा वही तो देगा। तो इसके अंदर कौन अवार्ड देने वाला है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014। ठीक, एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग हैज ओपनड द नॉमिनेशन प्रोसेस ऑफ नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। इसमें क्या होगा? जो मिल्क प्रोड्यूसिंग फार्मर है, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या फिर कंपनी है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन है, उन लोगों को इंकरेजमेंट मिलेगा कि देखो तुम लोग का अवार्ड देते हैं तो तुम लोगों का काम को हम लोग सराह रहे हैं। तो उन लोगों को एक इंकरेजमेंट मिलेगा। ये किस पेरेंट स्कीम के अंदर काम कर रहा है? राष्ट्र गोकुल मिशन, जो कि 2024 में लॉन्च किया गया था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये कब लॉन्च किया गया था? 2021 में नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2024। ठीक है, 2021 में ये लॉन्च किया गया था। कितना कैटेगरी के अंदर यहाँ पर हम लोग अवार्ड देने वाले हैं? बेस्ट डेयरी फार्मर रियरिंग इंडिजीनियस कैटल बफेलो ब्रीड्स, मतलब ऐसा देसी फार्मर जो कि देसी गाय या फिर देसी भैंस को चराता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी और क्या बोलते हैं कंपनी, या फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों को भी हम लोग देंगे अवार्ड। फिर बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन को देंगे। फिर स्पेशल अवार्ड देंगे हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट के लिए। ये जो अवार्ड है ये इस साल से ही चालू हो रहा है। इसको भी आप अपने
नोट्स में लिख लीजिए, इसको मैं लिखने भूल गया हूँ। स्पेशल अवार्ड फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये इस साल से चालू हो रहा है। हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो भी है उन लोगों को भी अवार्ड देंगे, ये इस साल से चालू हो रहा है। ये अवार्ड हम लोग कब देने वाले हैं? नेशनल मिल्क डे में देने वाले हैं, जो कि 26 नवंबर को होने वाला है। ठीक है, प्राइजेस में क्या होगा? जो बेस्ट डेयरी फार्मर है वो हम लोग देंगे, और बेस्ट डेयरी फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज, इन लोग को हम लोग देंगे। पहला रैंक में देंगे तो 5 लाख रुपया, सेकंड रैंक में देंगे 3 लाख रुपया, और थर्ड रैंक में देंगे हम लोग 2 लाख रुपया। स्पेशल अवार्ड हम लोग देंगे नेशनल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए 2 लाख रुपया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है, वो आप ऐड करना जरूर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। तीसरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए भी देगा, यहाँ पर 2 लाख रुपया। ठीक है, दिस ईयर स्टार्टेड, दिस ईयर स्टार्टेड। ठीक, हाँ, ठीक है, ठीक। तो रीड कर लिए, यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलेगा। किसको सर्टिफिकेट मिलेगा? सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी मिलेगा और मोमेंटो मिलेगा, साथ में पैसा भी मिलेगा। ठीक है, 2 कैटेगरी में मिल रहा है ये, बेस्ट डेयरी फार्मर को मिल रहा है और बेस्ट डीसीएस, एफपीओ और एमपीसी, ये सबको दे रहा है। एफपीओ का मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और एमपीसी का मतलब कि ये कंपनी, मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनीज। ठीक है, जो ये है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन है, इसको सिर्फ मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा, इसको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन लोग के लिए 2 लाख रुपए मिलेगा। चलिए अब अगला न्यूज को देखते हैं। अगला न्यूज है पीएलआई स्कीम फॉर टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट। इससे पहले जब हम लोग पीएलआई स्कीम देखे थे, जहां पर गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिव देता है प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में, तो व्हाइट गुड्स को लेकर के देखे थे। अभी क्या है? टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट। तो जो भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेलीकॉम प्रोडक्ट बनाता है, नेटवर्किंग प्रोडक्ट बनाता है, तो उन लोगों को हम लोग क्या करेंगे? एक इंसेंटिव देंगे। ठीक है, और इंसेंटिव कितना देंगे? एमएसएमई होगा तो 4 से लेकर के 7% तक हम लोग इंसेंटिव देंगे, और कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन होगा तो 4 से लेकर के 6% का हम लोग उसको इंसेंटिव देंगे। ठीक है, तो पीएलआई स्कीम जो है, किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं? टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट। इसने अभी क्या किया है? ये सेल्स माइलस्टोन हिट किया है 5,000 करोड़ का, सॉरी 50,000 करोड़ का, इसीलिए ये न्यूज में है। ये स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का। यहाँ पर जो भी एडिशनल सेल्स है उस पर हम लोग इंसेंटिव देते हैं। अगर एमएसएमई है तो 4 से 7% का इंसेंटिव, और कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन है तो 4 से 6% का इनिशिएटिव। बेस ईयर यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है 2019 से लेकर के 2020 तक का। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? जो कोर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट है, ठीक है, ट्रांसमिशन इक्विपमेंट बनाने के लिए ये इंसेंटिव दिया जा रहा है। 4G और 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क के लिए पैसा दिया जा रहा है, स्विचेस के लिए पैसा दिया जा रहा है। तो बहुत सारा टेलीकॉम में बहुत सारा इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, स्विचेस, बोर्ड, ठीक है, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, तो ये सब का प्रोडक्शन करने के लिए जो भी स्टार्टअप है, जो भी एमएसएमई है, प्रोडक्शन करेगा तो एक लिमिट के बाद उन लोगों को इंसेंटिव दिया जाएगा। अगर एमएसएमई है तो 4 से लेकर के 7% का उसको दिया जाएगा इंसेंटिव, और अगर अदर ऑर्गेनाइजेशन है तो 4 से लेकर के 6% का इनिशिएटिव दिया जाएगा। ये कब तक मिलेगा? फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 2026 तक इसको मिल रहा है। ठीक है, एक बार रीड कर लिया जाए तो पीएलआई स्कीम फॉर टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट। ठीक है, तो पीएलआई स्कीम के बारे में एक बार जान लेते हैं। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? टू इनहेंस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल हब फॉर टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोडक्शन। टेलीकॉम इक्विपमेंट में हम लोग ग्लोबल हब बनना चाहते हैं, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। कौन नोडल मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, और ये सेंटर सेक्टर स्कीम है। इसके अंदर जो भी ग्लोबल कंपनीज है या फिर डोमेस्टिक कंपनीज है या फिर एमएसएमई ही है जो कि प्रोडक्शन कर रहा है, ये लोग एलिजिबल है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इंसेंटिव देने वाले हैं। एमएसएमई के लिए इंसेंटिव है 4 से लेकर 7% का, और अदर्स के लिए इंसेंटिव है 4 से लेकर 6% का। बेस ईयर यहाँ पर रखा गया है 2019 से लेकर 2020 तक का। ठीक है, उसके बाद फिर अगर कौन कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर एलिजिबल है? कोर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, 4G और 5G, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, वायरलेस इक्विपमेंट, स्विचेस, राउटर्स,
एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप 2021 से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कितना इंसेंटिव, कब तक आपको इंसेंटिव मिलेगा? 2025-26 तक आपको इंसेंटिव मिलेगा। अगला न्यूज को हम लोग देखते हैं। अगला न्यूज है एक रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट क्या है? डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट को लॉन्च करता है यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसको लॉन्च करता है। क्या इसमें बताता है? इसमें बताता है इंटरनेट यूजर्स कितना बढ़ गया है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कितना हो रहा है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, यानी कि कम्युनिकेशन सेक्टर में, और क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में भी बात करता है। तो ये जो डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट है, इन्होंने कहा है कि इंटरनेट यूजर जो है वो 2023 में 5.4 बिलियन है। ठीक है, जो कि बहुत बढ़ गया है। 2005 में ये 1 बिलियन था, लेकिन 2023 में ये 5.4 बिलियन हो गया है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन का बात करें तो जो कम्युनिकेशन सेक्टर है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सेक्टर, ये अकेला 1.5 से लेकर के 3.5% ग्रीन हाउस गैस एमिशन करता है। जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सेक्टर है, ये कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन करता है? पूरा ग्लोब का 1.5 या 3%, ज्यादा है। कौन कौन सा क्रिटिकल मिनरल्स है जो कि डिमांड में रहेगा? ये है लिथियम, कोबाल्ट और ग्रेफाइट। ये डिमांड इसका और बढ़ने वाला है। 2050 तक इसका डिमांड जो है वो 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिपोर्ट में ये 3 बातें कहा गया था। एक बार रीड कर लेते हैं। तो डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024 एक किसके द्वारा रिलीज किया गया है? यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका पर्पस क्या है कि हम लोग जो है इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो पाए और डिजिटल फ्यूचर को हम लोग देख पाए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1.5 से 3.5% जो है पूरा ग्लोबल का ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है यही सेक्टर कर रहा है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सेक्टर कर रहा है। तो इसको हम लोग ठीक करेंगे। तो इसीलिए यहाँ का पर्पस क्या है कि हम लोग इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डिजिटल फ्यूचर चाहते हैं। क्या क्या हाईलाइट है इस रिपोर्ट का जो आपसे पूछा जा सकता है? इंटरनेट यूजर जो है वो बढ़ गया है। 2005 में 1 बिलियन था, जो कि बढ़ करके 5.4 बिलियन हो गया 2023 में। ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है, इसका 1.5% से 3% इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर ही है। ई वेस्ट जो है वो बहुत बढ़ गया है। ई वेस्ट जो है 30% राइज हो गया है। ठीक है, 2010 से 2022 में ई वेस्ट जो है वो 30% राइज हो गया है। उसके बाद हम लोग सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स को देखते हैं कि यहाँ पर जो लिथियम है, ग्रेफाइट है और कोबाल्ट जो है, इसका रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, इसका डिमांड बढ़ जाएगा 500% 2050 तक। तो इसको हम लोग किस तरह से इकट्ठा करेंगे? तो ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। इस रिपोर्ट में 4 बातें कहा गया है कि इंटरनेट यूजर बढ़ गया है, 5.4 बिलियन हो गया 2023 में। ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ रहा है। पूरा ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन का 1.5 से 3% जो है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सेक्टर से ही आता है। उसके बाद ई वेस्ट का बढ़ोतरी हो गया है, 30% राइज हो गया है, जो 10.5 मिलियन टन हो गया है अभी ग्लोबली। ठीक है, फिर क्रिटिकल मिनरल्स का भी सप्लाई बढ़ने वाला है, इसका डिमांड बढ़ने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया है गेन स्कीम। ये गेन स्कीम क्या है? गेन स्कीम है जीआरएससी, एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम। जीआरएससी का मतलब गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ये कंपनी है। ये कंपनी का ये स्कीम है जीआरएससी, एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम। इस स्कीम को लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया है, ताकि जो एमएसएमई है और स्टार्टअप है उसको इंकरेजमेंट मिल पाए। किस चीज को लेकर इंकरेजमेंट मिल पाए? इनोवेशन इन सीपीआर डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारा शिप दिख रहा है। शिप में ना बहुत सारा चीज जरूरत पड़ता है, बहुत सारा इक्विपमेंट जरूरत पड़ता है, उसके बाद रिपेयर के लिए बहुत सारा चीज जरूरत पड़ता है। तो इसके लिए इंकरेजमेंट कर रहे हैं हम लोग एमएसएमई को और स्टार्टअप को। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ये सोच रहा है कि देखो एक स्कीम लॉन्च करते हैं, जिस स्कीम के अंदर क्या होगा ना कि जो एमएसएमई है या फिर स्टार्टअप है, ये लोग सोचेगा कि हम लोग शिप के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं, शिप के लिए हम लोग क्या क्या टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। तो इसको लेकर के स्टार्टअप और एमएसएमई को इंकरेजमेंट दिया जा रहा है। कैसे इंकरेजमेंट देगा? एक स्कीम लेकर के आया है, उस स्कीम का लेके नाम गेन स्कीम रखा है। गेन स्कीम का मतलब कोई तुम लोग गेन कर पाएगा, कुछ गेम कर पाएंगे हम लोग। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कुछ गेन कर पाएगा। कैसे? जो शिपयार्ड है उसमें इनोवेशन आएगा, और क्या बोलते हैं नया नया लोग इसमें जुड़ करके नया नया आइडिया लेकर के आएगा। नया नया लोग कौन हो सकता है? स्टार्टअप हो सकता है, एमएसएमई हो सकता है। स्टार्टअप में यूथ है, यूथ नया नया इन्फॉर्मेशन लेकर के आएगा, इनोवेशन लेकर के आएगा। तो गेन स्कीम का मतलब क्या है? जीआरएससी, एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम। ठीक है, इसको एक बार हम लोग रीड भी कर लेते हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया है जीआरएससी एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम ऑफ गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड एनर्जी इंजीनियर्स लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जो शिपयार्ड रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा, किसका मदद से, एमएसएमई का मदद से और क्या स्टार्टअप का मदद से। इससे क्या फायदा होगा, इसके अंदर एमएसएमई और स्टार्टअप जो है वो इंकरेजमेंट मिलेगा उन लोगों को इनोवेशन लेकर के आने में। ठीक है, इनोवेटिव सोल्यूशन से क्या करेगा, शिप यार्ड का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा। ये इससे क्या फायदा होगा, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया का पॉलिसी में भी मदद होगा। ठीक है, अब अगला न्यूज को हम लोग देखते हैं। अगला न्यूज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स। इस इंडेक्स के बारे में समझते हैं। ये इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नीति आयोग के द्वारा। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का देखा था। क्या देखा था, कुछ न्यूज देखा था। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने 3 रिपोर्ट लॉन्च किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर, जहां पर बहुत सारे इंडिकेटर का बात हुआ था। वो सबको भी आप याद रखिएगा, मैंने आपको वो चीज पढ़ाया है, आई होप वो चीज आपको याद है। यहाँ पर जो हम लोग देखने वाले हैं वो नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स देखने वाले हैं। ठीक है, क्या है इसके बारे में रीड करते हैं। पहले तो ये इंडेक्स क्या है इसके बारे में रीड करेंगे, फिर इस इंडेक्स में इंडिया का क्या स्कोर है वो एक बार रीड करेंगे। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है, ये जो इंडेक्स है, इससे आपको सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, रीड करते हैं हम लोग, नोट्स देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो ये है इंडेक्स है, ये क्या है। ये चौथा नंबर का इंडेक्स है। पहला जो है वो 2018 में आया था। ये 113 इंडिकेटर को चेक करता है, उस आधार पे ही ये सारा इंडिया को, सारा स्टेट को, सारा यूटी को कुछ स्कोर देता है। उस स्कोर का नाम हम लोग रखते हैं कंपोजिट स्कोर। तो 16 एचडीजी को ये लोग चेक करता है। 16 एचडीजी के अंदर जो भी इंडिकेटर है उसको चेक करता है और सबको चेक करके एक स्कोर देता है। पूरा इंडिया को एक स्कोर देता है, अलग अलग स्टेट को एक स्कोर देता है, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज को भी स्कोर देता है। तो 16 एचडीजी को ध्यान में रखते हुए स्कोर देता है। इसमें 17 एचडीजी क्यों नहीं है, 16 एचडीजी क्यों है? इसमें जो एचडीजी नंबर 14 है इसको इंक्लूड नहीं किया है। एचडीजी 14 क्या होता है, लाइफ ऑन वाटर। तो पानी में जो लाइफ है यानी कि फिशरीज सेक्टर हो गया, तो इसको यहाँ पर ये लोग नहीं देखता है, इसको कंसिडर नहीं करता है वाइल कैलकुलेटिंग कंपोजिट स्कोर। देखिए 9 स्टेट है, 9 कोस्टल एरियाज है जहां पर हमारा फिशरीज सेक्टर का काम होता है, बाकी स्टेट में तो नहीं होता है। तो बाकी स्टेट को हम लोग कैसे उस पर हम लोग बोलेंगे कि तुम लोग जीरो कर रहा है। मान लीजिए झारखंड जो है वो बाकी एचडीजी में अच्छा काम कर रहा होगा और ये एचडीजी 14 में अच्छा काम नहीं कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर पानी है ही नहीं, वहां पर क्या बोलते हैं कोस्टल एरिया है ही नहीं। तो फिर उस केस में तो अच्छा से कंपोजिट स्कोर बनेगा नहीं। इसीलिए जब हम लोग कंपोजिट स्कोर बनाते हैं, जहां पर हम लोग देखते हैं सबको रैंक करते हैं, वहां पर हम लोग एचडीजी 14 को ऐड नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, कंपोजिट स्कोर जो होता है वो 0 से लेकर के 100 के बीच में होता है। अगर 100 नंबर कोई स्टेट लेकर के आता है उसको बोलते हैं हम लोग की अचीवर है। 65 से 99 में रहता है तो फ्रंट रनर है। कोई 50 से लेकर 64 में है उसको हम लोग परफॉर्मर बोलेंगे। जो 0 से 49 के रेंज में है उसको हम लोग बोलेंगे एस्पायरेंट। ठीक है, तो इंडिया का जो स्कोर है, कितना स्कोर है, ये नीति आयोग ने पूरा इंडिया को एक स्कोर दिया है और अलग अलग स्टेट को भी स्कोर दिया है, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज को भी स्कोर दिया है। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स था इसके बारे में क्या जाना, ये 4th नंबर का इंडेक्स है, 2018 में पहली बार आया था। 113 इंडिकेटर पे हम लोग यहाँ पर इवेल्युएट करते हैं। 16 एचडीजी पे ही हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं, एक एचडीजी को छोड़ दे रहे हैं। वो कौन सा एचडीजी है, एचडीजी नंबर 14, जहां पर बात होता है लाइफ ऑन लैंड के बारे में। कंपोजिट स्कोर जो हम लोग दे रहे हैं अलग अलग स्टेट को, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज को, वो उसका नंबर कब है, 0 से लेके 100 तक रेंज में है। 100 होगा तो अचीवर, 65 से 99 है तो फ्रंट रनर, 50 से लेकर 64 है तो परफॉर्मर और 0 से 49 है तो एस्पायरेंट। अब देखते हैं कि इंडिया को लेकर के कितना स्कोर दिया गया है इस इंडेक्स में। इंडिया का कंपोजिट स्कोर है 71। ठीक है, 2020-21 में 66 था, 2018 में 57 था, यानी कि इंडिया का स्कोर थोड़ा सा बढ़ा है। किस में ये लोग प्रोग्रेस किया है, एचडीजी 1, एचडीजी 8, एचडीजी 13। एचडीजी 1 क्या होता है, 8 क्या होता है, 13 क्या होता है, कमेंट में आप बताइए। ठीक है, अब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को देखा जाए तो स्टेट्स को ओवरऑल जो मिला है 57 से 79 नंबर का मिला है और यूनियन टेरिटरीज को 65 से 77 का स्कोर मिला है, कंपोजिट स्कोर मिला है। ठीक है, जो सबसे कम स्कोर मिला है कोई स्टेट को वो 57 है, सबसे ज्यादा जो स्कोर मिला है वो 79 है।
यूनियन टेरिटरीज को देखा जाए तो सबसे कम यूनियन टेरिटरीज को जो स्कोर मिला है वो 65 है, और सबसे ज्यादा जो स्कोर है वो 77 है। 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है जो फ्रंट रनर का सिनेरियो में आता है। फ्रंट रनर का मतलब कि जो कि 65 से 99 के रेंज में है। ठीक है, लोएस्ट रैंक किसको किसको मिला है याद रखना जरूरी है। मेघालय, नागालैंड, झारखंड, बिहार। झारखंड बिहार को समझ लीजिए कि ये लोग जो है ये अपना प्रॉब्लम कोई झेल नहीं पा रहा है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या काम करेगा। तो झारखंड बिहार तो लोएस्ट है, नागालैंड भी है लोएस्ट, उसके बाद मेघालय भी है लोएस्ट। फास्टेस्ट मूविंग स्टेट कौन कौन सा है, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, ठीक है, उसका सिक्किम और हरियाणा, असम, त्रिपुरा, पुणे, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, तो ये पूरा इंडेक्स का ये है कोर कि इंडिया का स्कोर कितना है, 71 है। अच्छा स्कोर है, 2018 में तो 57 था, 2021 में तो ये 66 था, तो अभी तो फिर भी ठीक है, 71 है। प्रोग्रेस हुआ है एचडीजी 1 में, एचडीजी 18 में, एचडीजी 13 में। एचडीजी 1, 18, 13 क्या बोलता है वो आप कमेंट में हमको बताइएगा। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी का क्या स्कोर रहा है, स्टेट्स का स्कोर रहा है 57 से 79 में, और यूनियन टेरिटरीज का स्कोर है 65 से 77 में। 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है जिसको फ्रंट रनर में रखा गया है। लोएस्ट कौन कौन है जिसको मिला है लोएस्ट स्कोर, मेघालय, नागालैंड, झारखंड और बिहार। किसको फास्टेस्ट मूविंग का मिला है दर्जा, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, हरियाणा, असम, त्रिपुरा, पुणे, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। एक बार हम लोग रीड करते हैं। ठीक है, याद करने का इतना आपको तो याद करना ही चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर हम लोग रीड कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2023-24 लॉन्च किया गया है। ये 4th एडिशन है, पहला एडिशन कब हुआ था, 2018 में। ठीक, ये नीति आयोग ने रिलीज किया है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेजर करते हैं और ट्रैक करते हैं नेशनल प्रोग्रेस ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बेस्ड ऑन 113 इंडिकेटर्स। ठीक है, उसके बाद कंपोजिट स्कोर हम लोग देते हैं हर स्टेट को, यूनियन टेरिटरीज को। ठीक है, बाय चेकिंग, बाय मेजरिंग द परफॉर्मेंस अक्रॉस 16 एचडीजी। 16 एचडीजी ही क्यों, 17 एचडीजी क्यों नहीं, क्योंकि एक एचडीजी यानी कि गोल नंबर जो 14 है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं वाइल कैलकुलेशन ऑफ कंपोजिट स्कोर। क्यों, क्योंकि इट ओनली पर्टेन्स टू 9 कोस्टल स्टेट्स। ठीक है, अब कौन कौन सा इसके स्कोर का रेंज है, 100 से लेकर के 0 का रेंज है। 100 का मतलब होता है कि उन लोगों ने 2030 का जो टारगेट है उसको फुल्ली अचीव किया हुआ है। ठीक है, तो अगर 100 नंबर मिला है तो अचीवर है, अगर 65 से 99 नंबर मिला है तो फ्रंट रनर है, अगर 50 से 64 का नंबर मिला है तो परफॉर्मर है, और 0 से 49 नंबर मिला है तो वो एस्पायरेंट है। ठीक है, साथ में इंडिया का क्या कंपोजिट स्कोर है, इंडिया का कंपोजिट स्कोर है 71 23-24 में, जो कि 2018 में 57 था और 2021 में 16 था। कौन कौन सा क्षेत्र में अच्छा स्कोर किया है, एचडीजी 1, एचडीजी 8, एचडीजी 13। ठीक है, उसके बाद स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को देखा जाए तो यहाँ पर देखा गया है पॉजिटिव ट्रेंड, हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरीज में। स्टेट जो है उसका स्कोर जो है 57 से 79 का रेंज में है, और जो यूनियन टेरिटरीज है उसका स्कोर 65 से 77 का रेंज में है। जो फ्रंट रनर स्टेटस है इसमें 32 स्टेट्स आया है, 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने स्कोर किया 65 से 99 का रेंज में। ठीक है, और उन लोगों को फ्रंट रनर का स्टेटस मिला हुआ है। 10 नया स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है जो लोग फ्रंट रनर कैटेगरी में अभी आया है, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, टॉप स्टेट कौन कौन सा है, उत्तराखंड एंड केरला। टॉप यूनियन टेरिटरीज कौन है, चंडीगढ़। टॉप 4 स्टेट इन परफॉर्मर कैटेगरी कौन कौन है, ये लोएस्ट कैटेगरी है। ठीक है, मेघालय, नागालैंड, झारखंड, बिहार। फास्टेस्ट मूविंग कैटेगरी में कौन कौन है, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, हरियाणा, असम, त्रिपुरा एंड पंजाब, उसके बाद मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। ठीक है, अब अगला न्यूज को देखते हैं। एग्रीश्योर, ये क्या है, एक फंड है, एक फंड बनाया गया है जहां पर पैसा इकट्ठा करेगा, ये पैसा को इस्तेमाल करेगा स्टार्टअप को देने में और रूरल एंटरप्राइज को देने में। और जो स्टार्टअप है और रूरल एंटरप्राइज है वो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के लिए काम करेगा। जब स्टार्टअप और रूरल एंटरप्राइज
एग्रीकल्चर के लिए काम करेगा। तो स्टार्टअप जो है वो नया नया टेक्नोलॉजी लेकर के आएगा, नया नया बुद्धि इस्तेमाल करेगा। इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर ग्रोथ पकड़ेगा। और जो रूरल एंटरप्राइज है वो लोग अगर एग्रीकल्चर को लेकर के आगे बढ़ेगा तो क्या होगा कि वो लोगों का भी डेवलपमेंट होगा और एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट होगा। तो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में स्टार्टअप्स को हम लोग पैसा देंगे। इसके लिए ये फंड बनाया गया एग्री श्योर। ठीक है, एग्रीकल्चर में हम लोग श्योरिटी लाना चाहते हैं। एग्रीकल्चर में हम लोग जो रूरल एरियाज है और स्टार्टअप है उन लोग को पैसा देंगे। कैसे पैसा देंगे, डेट के माध्यम से भी और इक्विटी के माध्यम से भी। ठीक है, 750 करोड़ रुपया हम लोग देने वाले हैं थ्रू AIF कैटेगरी 2। AIF का मतलब होता है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 2 के हिसाब से हम लोग पैसा देंगे। ये जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड होता है ये क्या होता है, ये हम लोग डायरेक्टली पैसा नहीं दे रहे हैं, इनडायरेक्टली पैसा दे रहे हैं। तो कैटेगरी 2 जो है वो कहता है कि हम लोग डे टू डे ऑपरेशन के लिए खर्चा देते हैं, डे टू डे जो भी खर्चा लगता है उसको लिए हम लोग फाइनेंस करते हैं। यही होता है AIF कैटेगरी 2। यहाँ से हम लोग फंड दे रहे हैं। 750 करोड़ रुपया हम लोग देंगे स्टार्टअप के लिए और रूरल एंटरप्राइज के लिए। ठीक है, ये 750 करोड़ रुपया है, इसमें जो 250 करोड़ रुपया है ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर देगा, 250 करोड़ रुपया नाबार्ड देगा और 250 करोड़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देगा। यहां पर क्या होगा, जो भी ऐसा एक्टिविटी है जहां पर हाई रिस्क और हाई इंपैक्ट होता है वहां पर फंड करेगा। देखिए, एग्रीकल्चर में एक स्टार्टअप सोच रहा है कि अगर ये मशीन को हम ले आए तो क्या होगा कि एक रिवॉल्यूशन आ जाएगा। हो सकता है कि ये ना भी चले, ये जो मेरा प्रोग्राम है ये हो सकता है ना चले, लेकिन अगर चल जाएगा ना, इंडिया को एक नया रूप देगा। तो इस तरह का जो एक्टिविटी है जहां पर बहुत हाई रिस्क है, लोग करने से कतरा रहा है, तो सरकार बोलेगा कि हम तुमको पैसा देंगे, इसके लिए हम 750 करोड़ रुपया रखे हैं, तुमको पैसा देंगे। तो रिस्की है लेकिन ये इंपैक्ट ज्यादा देगा, इसके लिए तुम लोग खर्चा करो। स्टार्टअप तुम खर्चा करो, रूरल एंटरप्राइज तुम इसमें काम करो। ठीक है, ये जो 750 करोड़ रुपया का फंड है इसको मैनेज कौन करेगा, इसको मैनेज करेगा NAB वेंचर्स। NAB वेंचर मतलब नाबार्ड का वेंचर है ये। ठीक है, नाबार्ड का ये सब्सिडरी है कंपनी, तो वो इस फंड को मैनेज करेगा 750 करोड़ रुपया। ठीक है, 10 साल के लिए ड्यूरेशन है। रीड करें, रीड करते हैं। तो एग्री फंड है लाया जा रहा है फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइज, इसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के द्वारा। इससे क्या होगा, सपोर्ट किया जाएगा स्टार्टअप्स को और एग्रीप्रेन्योर्स को। ठीक है, ठीक है। एग्री श्योर क्या कहता है, इसमें हम लोग इनोवेशन को फोस्टर करते हैं, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाते हैं इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग किस तरह से पैसा देंगे, कैटेगरी 2 अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। कैटेगरी 2 क्या कहता है कि हम लोग डे टू डे पैसा देंगे, डे टू डे जितना खर्चा होगा उसके लिए हम लोग पैसा देंगे। कितना फंड इसके लिए एलोकेट किया गया है, 750 करोड़। ठीक है, 750 करोड़। हाँ, ये जो कैपिटल फंड है ये ब्लेंडेड है, यानी कि यहाँ पर हम लोग डेट भी देंगे और इक्विटी भी देंगे। यहाँ कंट्रीब्यूशन किस तरह से है, 250 करोड़ रुपया मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा, 250 करोड़ रुपया मिलेगा नाबार्ड के द्वारा और 250 करोड़ रुपया मिलेगा अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। सपोर्ट मैकेनिज्म है, यहाँ पर हाई रिस्क हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज को फंड करेगा। फंड को मैनेज कौन कर रहा है, NAB वेंचर्स, जो कि फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है नाबार्ड का। नाबार्ड का ये फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है। फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी क्या होता है, ऐसा सब्सिडरी, ऐसा मतलब सब्सिडरी का मतलब क्या होता है, एक कंपनी है उसके अंदर एक और कंपनी खुला गया है। ठीक है, लेकिन वो कंपनी जो है वो पेरेंट कंपनी का है। तो नाबार्ड ने एक कंपनी खोला है जिसका नाम है फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी, सॉरी जिसका नाम है नाबार्ड वेंचर्स। ठीक है, ड्यूरेशन कितना साल के लिए है, 10 साल के लिए ऑपरेट किया जाएगा, इस फंड को ऑपरेट किया जाएगा। ठीक है, और 2-3 साल इसको और अप्रूव भी करा जा सकता है, एक्सटेंड भी किया जा सकता है। यहाँ पर फोकस एरिया क्या क्या है कि हम लोग एग्रीकल्चर को इनोवेट करेंगे, फार्मर प्रोड्यूसर वैल्यू चेन को इंट्रोड्यूस करेंगे, इनहेंस करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को और सपोर्ट करेंगे। ठीक है, IT बेस्ड सोल्यूशन लेकर के आएंगे और मशीनरी रेंटल सर्विसेज लेकर के आएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे और मैनेज करेंगे। ठीक, अगला न्यूज पे देखते हैं। अगला क्या है, अगला रिपोर्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, इसके बारे में क्या कहा गया है एक बार देखते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2024 ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, UN देशा। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है इसका किसी को अंदेशा हो गया है, अंदेशा मतलब UN देशा, UN देशा मतलब यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर। ठीक है, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन लॉन्च किया गया था ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि देखो भाई पॉपुलेशन जो है पीक कर रहा है 2080 में,
और 2080 में पॉपुलेशन पीक कर जाएगा। कितना पहुंच जाएगा? 10 बिलियन पहुंच जाएगा। पूरा दुनिया का बात हो रहा है, पूरा दुनिया का बात हो रहा है, पूरा दुनिया में बोल रहे हैं कि 2080 तक है ना 10 बिलियन पहुंच जाएगा पॉपुलेशन। अभी 8 बिलियन है, ठीक है। फर्टिलिटी देखा जाए तो 2.25 है पर वुमेन, यानी कि एक वुमेन के थ्रू कितना बच्चा पैदा होता है? ओवरऑल देखा जाए तो 2.25 बच्चा पैदा होता है एक वुमेन से। ये फर्टिलिटी है। ये जो फर्टिलिटी रेट है ना, ये कम हुआ है। 1990 में ये फर्टिलिटी था 3.31। 1990 में एक वुमेन से कितना बच्चा पैदा हो सकता था? 3.31। अभी कितना होता है? 2.25। यानी कि फर्टिलिटी रेट तो कम हो गया है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ क्यों रहा है? फर्टिलिटी रेट कम हो गया है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा फीमेल आ गई है जिनसे बच्चा पैदा हो सकता है, इसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है? 73.3 ईयर्स है। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कितना एक्सपेक्ट है कि कितना लाइफ तक वो जिएगा? तो 73.3 ईयर्स तक जिएगा। अर्ली प्रेगनेंसी बहुत बढ़ गया है। 3.5% वुमेन जो है वो अंडर 18 है जो कि प्रेग्नेंट हो पा रही है, प्रेग्नेंट हो जा रही है। पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है, इसका रीजन क्या है? हाई फर्टिलिटी रेट, मोर गर्ल्स इन प्रोडक्टिव एज। ये कहा गया था इस रिपोर्ट के अंदर। कब लॉन्च किया गया है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के अंदर। यूएन देसा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, रिपोर्ट में क्या कहता है कि पॉपुलेशन जो है वो पीक करेगा 2080 में, मतलब कि 10.3 बिलियन हो जाएगा। अभी कितना है? 8.2 बिलियन है। सवा दो बच्चा एक वुमेन पैदा करती है, ये फर्टिलिटी है, जो कि कम है। 1990 में 3.25 बच्चा था एक वुमेन पैदा करती थी, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 73.3 ईयर्स है और अर्ली प्रेगनेंसी बढ़ रहा है, यानी कि जो लड़कियां 18 ईयर्स के अंदर है वो लोग जल्दी प्रेग्नेंट हो जा रही हैं। रीड करते हैं, कहाँ क्या हो गया? हाँ, रीड करते हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स यानी कि अंदेशा ने ये लॉन्च किया है ये रिपोर्ट को, ठीक है। इसमें क्या होगा? यहाँ पॉपुलेशन ट्रेंड हम लोग बताए हैं, इसके अंदर हम लोग पॉपुलेशन ट्रेंड बताए हैं अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। क्या क्या फाइंडिंग्स रहा है? पॉपुलेशन जो है वो पीक करेगा कब? 2080 में। 2080 में 10 बिलियन लोग हो जाएंगे, 10 बिलियन पीपल हो जाएंगे। ये जो 2024 में 8 बिलियन है। फर्टिलिटी रेट जो है करंटली 2.25 है, यानी 2.25 है पर वुमेन, जो कि बहुत कम है। 1990 में फर्टिलिटी रेट जो था 3.31 था पर वुमेन, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखा जाए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 73.3 ईयर्स बढ़ गया है, मतलब 73.3 ईयर्स हो गया है, जो कि बढ़ा है। 1995 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम था, अब बहुत बढ़ गया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हमारा मेडिकल फैसिलिटी बढ़ गया है, समझे, बहुत सारा मेडिकल फैसिलिटी आ गया है, इसीलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाता है। अभी कितना हो गया? 73.3 ईयर्स। अर्ली प्रेगनेंसी में भी बढ़ोतरी हुआ है। 2024 में 4.7 मिलियन बेबीज, या फिर कहा जाए 3.5 बिलियन 3.5%, या फिर कहा जाए कि 3.5% जो है पूरा ग्लोब का वो वुमेन है जो कि अंडर 18 प्रेग्नेंट है। क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या ड्राइवर्स है जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है? पॉपुलेशन मोमेंटम, ये जो ग्रोथ हो रहा है तो रिप्रोडक्टिव एज में बहुत सारी लड़कियां जा रही है जिसकी वजह से ज्यादा बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हाई फर्टिलिटी रेट है कुछ कंट्रीज में। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रहा है। इंडिया का पॉपुलेशन देखा जाए तो इंडिया का पॉपुलेशन जो है 2060 में पीक करेगा, याद रखिएगा इस बात को। इंडिया का पॉपुलेशन जो है 2060 में पीक करेगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इंडिया में पीक करेगा 2060 में, इंडिया में पीक करेगा 2060 में। इसके बाद हम लोग अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज कहता है कि आईएमएफ ने एक वर्किंग पेपर लाया है जिसमें उन्होंने इंडिया के बारे में बताया है। इंडिया के बारे में बताया है, इंडिया का स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, इंडिया किस तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। इसके बारे में आईएमएफ देखिए कुछ अच्छा बात बोलता है, ज्यादा बुरा बात ही बोलता है। तो बुरा बात जानना जरूरी है, क्योंकि इंडिया को लेकर के बुरा बात अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है तो वो भी आईएमएफ, तो चिंता वाला बात है भाई। क्योंकि आईएमएफ क्या करता है? आईएमएफ चिंताजनक स्थिति में लोन देता है। आईएमएफ क्या करता है? चिंताजनक स्थिति में लोन देता है। तो चिंताजनक स्थिति में लोन देता है और साथ में ये भी देखता है कि कब कौन सा देश चिंताजनक स्थिति में पहुंच रहा है, क्योंकि लोन तो इसी को देना है ना। तो ये भी चेक करता है कि कहीं चिंताजनक स्थिति में कोई जा तो नहीं रहा है। तो इसीलिए ये अगर कोई बात बोल रहा है तो टेंशन वाला बात है, सोचने वाला बात है। ये क्या बोला है देखते हैं, इसका वर्किंग पेपर में क्या कहा गया है वह देखते हैं। तो आईएमएफ ने स्टडी किया है इंडिया को और वर्किंग पेपर लेकर आया है। वर्किंग पेपर का क्या नाम है? एडवांसिंग इंडिया स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका क्या क्या हाईलाइट है, क्या क्या इसमें कहा है?
इन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। पहले जो है ना एग्रीकल्चर सेक्टर 40% कंट्रीब्यूट करता था, मतलब 1980 के समय में 40% हमारा जो जीडीपी है वो एग्रीकल्चर से आता था। अभी ये कम होकर के 15% हो गया है। 2019 की बात करें तो 15% ही है जो हम लोग जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। 2023 या 2024 का डेटा है, लेटेस्ट डेटा है 18%। ठीक है, याद रखिएगा कि जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, 18%। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है ना वो हमारे देश में 42% एम्प्लॉय करता है। 42% जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है ये एग्रीकल्चर से आता है आज भी। इसके साथ साथ कहता है कि एग्रीकल्चर का बात तो हो गया कि एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो कम हो गया है, 40% से 15% हो गया है। साथ में कहता है कि इंडिया में अनइवन टेक एडॉप्शन है। यहाँ कहता है कि कोई स्टेट टेक को अडॉप्ट कर रहा है, कोई स्टेट टेक को अडॉप्ट नहीं कर रहा है। कोई कोई ऐसा रूरल एरियाज है जहां पर टेक्नोलॉजी तो पल्ले ही नहीं पड़ता आदमी को, तो टेक अडॉप्शन जो है बहुत जगह है, बहुत जगह नहीं है, तो अनइवन है। साथ में कहता है कि 2050 में इंडिया को कितना जॉब चाहिए होगा, 143 से लेकर के 324 मिलियन जॉब चाहिए होगा। इंडिया को 2050 तक 143 से लेकर के 324 मिलियन जॉब चाहिए। ठीक है, ये आईएमएफ कह रहा है। फिर कह रहा है कि एग्रीकल्चर से जब हम लोग एम्प्लॉयमेंट को थोड़ा शिफ्ट किए हैं तो हमारा जीडीपी जो है थोड़ा बूस्ट किया है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट हमारा सर्विस सेक्टर में आ गया है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जीडीपी जो है बूस्ट हुआ है। कितना बूस्ट हुआ है, 0.2 से लेकर 0.5% बूस्ट हुआ है। ठीक है, ये सब जो है वो हाईलाइट दिया था इस स्टडी पेपर के अंदर। क्या बोला गया है कि एग्रीकल्चर में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो कम हो गया है, टेक अडॉप्शन अनइवन हुआ है, इंडिया को जॉब का बहुत जरूरत है। 2050 तक हमको कम से कम 140 से लेकर के 320 तक मिलियन जॉब चाहिए। साथ में बोला कि जो एम्प्लॉयमेंट हम लोग शिफ्ट किए हैं एग्रीकल्चर से, उससे हमारा जीडीपी बूस्ट भी हुआ है। क्या क्या रिकमेंडेशन दिया है, रिकमेंडेशन बोला है कि लेबर मार्केट रिफॉर्म लेकर के आओ, मतलब कि लेबर के लिए बहुत सारा प्रोटेक्शन लेकर के आओ, लेबर के लिए बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के आओ, जिससे लेबर ज्यादा काम कर पाए और इंप्लॉयमेंट जनरेट हो पाए। ट्रेड इंटीग्रेशन करो, जो भी टैरिफ तुम लगाए हो इंपोर्ट के लिए, ठीक है, इंपोर्ट में बहुत सारा टैरिफ है ना, तो इंपोर्ट को हटाओ, तो मतलब इंपोर्ट टैरिफ हटाओ, एक्सपोर्ट टैरिफ भी हटाओ, इंपोर्ट टैरिफ भी हटाओ। इससे क्या होगा, कंपटीशन का भावना आएगा, लोग कम्पीट करेंगे, दुनिया में कम्पीट करेंगे, इससे बढ़ेंगे। साथ में माइग्रेशन को स्ट्रेंथन करो, जब रूरल एरिया से अर्बन एरिया में कोई लोग आ रहे हैं तो उसको स्ट्रेंथन करो, जिससे क्या फायदा होगा, वो लोग आकर के काम करेंगे तो उन लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, देश ग्रो करेगा। तो ये 3 उसका रिकमेंडेशन था, ये 4 हाईलाइट्स थे। ठीक है, तो ये हम लोग रीड करते हैं। ठीक है, तो आईएमएफ का वर्किंग पेपर आया है इंडिया का स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन पे। ये वर्किंग पेपर का क्या टाइटल है, एडवांसिंग इंडिया स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कैच अप टू द टेक्नोलॉजी फ्रंटियर। क्या पर्पस है कि हम लोग इंडिया का ग्रोथ को एक बार चेक करेंगे और सजेस्ट करेंगे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, तो इसके लिए ये पेपर लाया गया है। क्या क्या हाईलाइट्स रहा है इस पेपर का, सेक्टोरल इम्बैलेंसेस, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है यहाँ पर 40% हम लोग 1980 में कंट्रीब्यूट करते थे जीडीपी में, जो कि अब हम लोग 15% ही कंट्रीब्यूट करते हैं। इससे क्या हो रहा है, और अभी भी 42% जो एम्प्लॉयमेंट है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है। ठीक है, क्यों, ड्यू टू स्ट्रिक्ट लेबर मार्केट रेगुलेशन। तो इसीलिए इसके लिए, इस प्रॉब्लम के लिए इन लोगों ने रिकमेंडेशन दिया कि तुम लोग क्या करो, लेबर मार्केट रिफॉर्म लेकर के आओ। ठीक है, इसके बाद प्रॉब्लम बोला कि टेक एडॉप्शन जो है इंडिया में या फिर इंडस्ट्रीज में, बहुत सारा इंडस्ट्रीज जो है टेक अडॉप्ट कर ले रहा है अच्छे से, और बहुत सारा इंडस्ट्रीज जो है वो टेक अडॉप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके बाद देखा जाए फ्यूचर एस्टिमेट को लेकर के, तो इंडिया जो है उसको जॉब क्रिएट करना पड़ेगा 143 से लेकर के 324 मिलियन जॉब बाय द एंड ऑफ 2050। साथ में कहता है कि इंडिया को जीडीपी बूस्ट मिला है जब स्मॉल शिफ्ट हुआ था एम्प्लॉयमेंट का अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर इनटू कंस्ट्रक्शन या सर्विसेज, तो उस केस में जीडीपी ग्रोथ हुआ थोड़ा सा। ठीक है, 0.2 से 0.5% ग्रोथ हुआ। रिकमेंडेशन दिया है कि लेबर मार्केट में आप पॉलिसी लेकर के आइए, ट्रेड इंटीग्रेशन बढ़ाइए और सोशल सेफ्टी नेट को बढ़ाइए, यानी कि जो माइग्रेशन है उसको फैसिलिटेट करिए। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिम्स्टेक का, फॉरेन मिनिस्टर का एक मीटिंग हुआ है न्यू दिल्ली में। ठीक है, सेकेंड मीटिंग, तो सेकेंड बिम्स्टेक का मीटिंग हुआ है। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर रिट्रीट हुआ है न्यू दिल्ली में। पहला थाईलैंड में हुआ था, सेकंड इंडिया में हो रहा है। ठीक है, बिम्स्टेक के बारे में जान लीजिए कि बिम्स्टेक जो है वो 1997 में बना था बैंकॉक डिक्लेरेशन की वजह से।
ठीक है। बिम्स्टेक में 7 स्टेट है, मतलब मेंबर स्टेट है, 7 कंट्री है और 7 एरियाज में ये काम करता है। 7 कौन कौन सा कंट्री है? बांग्लादेश और इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, भूटान। और 7 कौन कौन सा एरिया जिसपे ये काम करता है? इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज और सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, P2P कॉन्टेक्स्ट यानी कि पीपल टू पीपल कॉन्टेक्स्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एंड कनेक्टिविटी। ठीक है। तो ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री रिट्रीट है ये कहाँ हो रहा है? न्यू दिल्ली में हो रहा है। ये सेकंड नंबर का है। पहला नंबर थाईलैंड में हुआ था। बिम्स्टेक के बारे में नॉलेज ले लीजिए। बिम्स्टेक जो है वो 1997 में बैंकिंग डिक्लेरेशन की वजह से बना था। ठीक है। इसका सेक्रेटरीट जो है वो बांग्लादेश है। परमानेंट सेक्रेटरीट बांग्लादेश है। ठीक है। 7 स्टेट और 7 एरियाज में काम करता है। 7 स्टेट यानी कि बांग्लादेश, इंग्लैंड बोल रहा हूँ, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, भूटान, ये सब मेंबर स्टेट है। कौन कौन सा एरियाज पे ये काम कर रहा है? 7 एरियाज पे ही काम कर रहा है। ठीक है। रीड करते हैं ये क्या हो गया। ठीक है। तो सेकंड बिम्स्टेक का फॉरेन मिनिस्टर रिट्रीट हुआ है न्यू दिल्ली में। ठीक। पहला कहाँ हुआ था? थाईलैंड में हुआ था 2023 में। 2024 में इंडिया में हो रहा है। ये जो बिम्स्टेक है फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है। ये बहुत सारा कंट्री मिल करके कॉर्पोरेट करके यहाँ बात करता है और देखता है। यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सा कंट्री है। ठीक है। रीड करते हैं हम लोग। तो स्टैब्लिश कब हुआ था? 1997 में हुआ था। 7 मेंबर कंट्री है, 7 फोकस एरियाज भी है। 7 मेंबर कंट्रीज में कौन है? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, भूटान। इसका कॉम्बाइंड जीडीपी कितना है? ये 7 कंट्री का कॉम्बाइंड जीडीपी कितना है? 4.5%। परमानेंट सेक्रेटरीट कहाँ है? ढाका में। बिम्स्टेक का प्रिंसिपल क्या है? सॉवरेन इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल ट्रेड, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ठीक है। 7 फोकस एरियाज आप रीड कर सकते हैं। ट्रेड, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, पीपल एंड पीपल कॉन्टेक्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, कनेक्टिविटी। ठीक है। अब हम लोग अगला न्यूज को देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो 3 प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अस्मिता प्रोजेक्ट, रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर और बहुभाषा शब्दकोश। ठीक है। थक गया मैं तो। बोल फल के थक जाता है। ब्रेक लिया हूँ गाइस। थक गया था बहुत ज्यादा। बोलते बोलते ना दिमाग सुन्न हो गया था। दिमाग थोड़ा सा चक्कर आ रहा था। जी। मतलब मैंने ब्रेकफास्ट किया हुआ है और लंच अभी मैं जाके करूंगा। अभी मैंने किया हुआ नहीं है। तो बोल बोल के ना ऐसा स्टेट में पहुंच गया था मेरा दिमाग भी गायब हो गया था। समझे? बोला नहीं 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 अब तो ब्रेक लेना पड़ेगा। तो वॉशरूम गया, फिर आया, अभी पानी पिया, अभी वापस स्टार्ट करेंगे। तो मेहनत तो बहुत तगड़ा कर रहा हूँ। आप लोग तो लाइक नहीं आता यार, लाइक करो। मैं जब वीडियो को पोस्ट करता हूँ ना फिर सोचता हूँ कि यार लाइक क्यों नहीं आ रहा है, यार लाइक क्यों नहीं आ रहा है। व्यूज तो ठीक है यार, नहीं आता तो चलो ठीक है। कम से कम जो देख रहे हैं वो तो लाइक करे। तो वो लोग भी लाइक नहीं करते तो टेंशन आ जाता है यार। इतना मेहनत, करीब करीब अभी मुझे जानते हो पिछला 10 दिन से मैं 18 से 19 घंटा काम कर रहा हूँ आपके लिए। समझे? तो आप एक लाइक दे सकते हो। समझे? वो मेरे लिए बहुत बड़ा काम करेगा। ठीक है। एक लाइक कर दीजिए। समझे? और मुझे एक बार अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लाइक कर दीजिए जरूर। ठीक है। हम लोग वापस स्टार्ट करते हैं। टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो 3 प्रोजेक्ट लेकर के आया है जिसका नाम है अस्मिता, रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर और बहुभाषा शब्दकोश। ठीक है। अस्मिता का फुल फॉर्म क्या है एक बार देखते हैं, रीड करते हैं, ऐसे रीड करते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 3 प्रोग्राम लॉन्च किया है। तीनों प्रोग्राम को एक बार देख लेते हैं। ठीक है। पहला प्रोग्राम है अस्मिता, ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। यहाँ पर क्या रहा है कि स्टडी मटेरियल जो है मोस्टली इंग्लिश रहता है, लेकिन अब हम लोग ना इंडियन लैंग्वेज में लेकर के आएंगे। हिंदी में और इंग्लिश में तो रहता ही है, अब हम लोग बाकी जो इंडियन लैंग्वेज है उसमें लेकर के आएंगे। तो 22,000 बुक्स टू बी लॉन्च्ड इन 22 शेड्यूल लैंग्वेज इन 5 ईयर्स। ठीक है। किसके साथ मिलकर के ये काम होगा? ये जो भारतीय भाषा समिति है यही यूजीसी के साथ मिलकर ये काम करेगा। तो ये जो भारतीय भाषा समिति है ना ये तीनों काम करने वाला है। ये 3 जो प्रोजेक्ट है ना तीनों काम भारतीय भाषा समिति करने वाला है, लेकिन अलग अलग मिलकर के साथ करेगा। मतलब अलग अलग के साथ मिलकर के करेगा। जैसे यहाँ पर यूजीसी के साथ मिलकर के 22,000 किताब लेकर के आएगा 22 लैंग्वेज पे अगला 5 साल में, है ना। तो ये प्रोजेक्ट है अस्मिता प्रोजेक्ट,
ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है प्रोग्राम, इसका नाम है रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर। ऐसा आर्किटेक्चर हम लोग बनाएंगे, ऐसा हम लोग फ्रेमवर्क बनाएंगे जहां पर आप रियल टाइम ट्रांसलेट कर पाओगे। मान लीजिए कि अभी आप गूगल ट्रांसलेट करते हैं, यहाँ से आप फोटो खींचते हैं, वो ट्रांसलेट कर दे देता है। आप कोई बंगाली टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको आप गूगल ट्रांसलेट से फोटो खींचिएगा ना, तो उसको आप इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करके दे देगा। तो उसी तरह से हम लोग आर्किटेक्चर कर रहे हैं, आर्किटेक्चर बना रहे हैं, जिससे कि हम रियल टाइम ट्रांसलेशन कर पाए इंडियन लैंग्वेजेस में। मान लीजिए कि हम संथाली भाषा जानते हैं, ठीक है, हिंदी भाषा नहीं जानते। अब संथाली के लिए तो गूगल हमको कुछ नहीं बोलेगा, तो इसके लिए कौन हमको फिर सपोर्ट करेगा, तो ये प्रोग्राम सपोर्ट करेगा। इसीलिए क्रिएशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर रियल टाइम ट्रांसलेशन इन इंडियन लैंग्वेज। यहाँ पर भारतीय भाषा समिति किसके साथ काम कर रहा है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क के साथ काम कर रहा है। ठीक है, ये तो दूसरा हो गया प्रोग्राम। तीसरा प्रोग्राम देखते हैं। तीसरा प्रोग्राम का नाम है बहुभाषा शब्दकोश। शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी। तो यहाँ पर आपको डिक्शनरी दिया जाएगा। मान लीजिए कि आंखें, तो अब अगर यहाँ पर आप क्या देख सकोगे कि आंखें को अलग अलग भाषा में क्या कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं, तेलुगु में क्या कहते हैं, तमिल में क्या कहते हैं, संथाली में क्या कहते हैं, समझे, असमीज में क्या कहते हैं, वो आपको यहाँ पर डिक्शनरी मिलेगा। तो ये डिक्शनरी के लिए कौन काम कर रहा है, भारतीय भाषा समिति सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज के साथ काम कर रहा है। रीड करते हैं एक बार इसको हम लोग। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 3 प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। पहला है अस्मिता प्रोजेक्ट, ठीक है, ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। दूसरा है रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर। तीसरा है बहुभाषा शब्दकोश। तो ये जो अस्मिता प्रोजेक्ट है, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम लोग इंश्योर करेंगे कि स्टूडेंट को एक्सेस है हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल इन देयर नेटिव लैंग्वेज, उसका भाषा में उसको मिल जाए। तो इसके लिए हम लोग 22,000 किताबों को प्रोड्यूस करेंगे इन 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस इन 5 साल। किसके साथ काम कर रहे हैं हम लोग, भारतीय भाषा समिति काम कर रहा है यूजीसी के साथ, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के साथ। ठीक है, अब रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर जो है, ये किसके द्वारा काम किया जा रहा है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम के द्वारा काम किया जा रहा है इन कोलैबोरेशन विद भारतीय भाषा समिति। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्रिएट करेंगे टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क टू इनहेंस रियल टाइम ट्रांसलेशन कैपेबिलिटीज इन भारतीय भाषा। ठीक है, बहुभाषा शब्दकोश क्या है, इट इज एन एक्सटेंसिव इनिशिएटिव टू क्रिएट ए ग्रैंड रिपोजिटरी ऑफ मल्टीलिंगुअल डिक्शनरीज। इसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, भारतीय भाषा समिति और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, अब अगला न्यूज हम लोग समझते हैं। अगला न्यूज क्या कहता है, पहले नोट्स देखते हैं। जो वर्ल्ड ग्रुप है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक ग्रुप गारंटी प्लेटफॉर्म। यहाँ पर गारंटी देगा, ठीक है, किस बारे में गारंटी देगा उसको हम समझेंगे, लेकिन ये समझिए कि कौन लॉन्च कर रहा है इसको लॉन्च कर रहा है मिगा। जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर है ना, 5 एजेंसी होता है। 5 एजेंसी कौन कौन है, IBRD, IDC, IFC, मिगा और ICSID। यहाँ पर मैंने आपको फोटो में लिखा है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर मतलब 5 इंटरनेशनल बॉडी है। 5 बॉडी कौन कौन सा है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डेवलपमेंट यानी कि IBRD, फिर है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, फिर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC, और उसके बाद मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी यानी कि मिगा, और लास्ट है इंटरनेशनल कमिटी फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। याद रखिएगा कि इंडिया जो है ये 4 गो का मेंबर है। ठीक है, इंडिया जो है ये 4 गो का मेंबर है, लेकिन इसका मेंबर नहीं है। ये 4 क्या क्या काम करता है ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, आई थिंक आपको याद है। ठीक है, तो ये जो मिगा है, इन्होंने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, और मिगा जो है वो काम करेगा देखा जाए तो। ठीक, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 एजेंसी है। 5 एजेंसी में जो मिगा है, जिसका क्या नाम है, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा गया है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप गारंटी प्लेटफॉर्म। इसके अंतर्गत इस प्लेटफॉर्म में ये जो मिगा है गारंटी देगा। किसको गारंटी देगा, मतलब कि अलग अलग देशों को गारंटी देगा, अलग अलग इन्वेस्टर्स को गारंटी देगा। किस चीजों को लेकर के, क्रेडिट गारंटी, ठीक है, ट्रेड फाइनेंस गारंटी, पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस अगेंस्ट नॉन कमर्शियल रिस्क। इसके बारे में कहानी सुनना पड़ेगा। ये जो मिगा है ये क्या करता है, ये मिगा और कुछ नहीं कहता है, ये इन्वेस्टर लोगों को कॉन्फिडेंस देता है। मान लीजिए कि एक इन्वेस्टर है, ठीक है, आर्यन। आर्यन चाहता है कि हम जो है वो बांग्लादेश में क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करें। तो बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन डर भी लगता है, बांग्लादेश का स्थिति तो बहुत खराब है, तो वहां पर अगर इन्वेस्टमेंट कर देंगे, मेरा इन्वेस्टमेंट डूब गया तो
तो ये जो मिगा है, ये मिगा आएगा मेरे पास, बोलेगा कि टेंशन मत लो इन्वेस्टर साहब, तुम इन्वेस्ट करो, दिल खोल करके बांग्लादेश में इन्वेस्ट करो, तुम्हारा पैसा अगर डूबेगा ना तो हम दे देंगे, गारंटी देते हैं हम तुमको, टेंशन मत लो, दिल खोल कर इन्वेस्ट करो, दिल खोल करके तुम वहां पर एक्सपोर्ट करो, तुम एक्सपोर्ट करेगा तो उसके लिए हम तुमको ट्रेड फाइनेंस का गारंटी दे देंगे। ठीक है, तुमको लगता है कि वहां पॉलिटिकल रिस्क है तो तुम्हारा पैसा डूब सकता है, तो उस केस में हम तुमको पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस भी दे देंगे, तुमको क्रेडिट गारंटी चाहिए तो वो भी हम दे देंगे। इसके लिए, इसको ठीक से करने के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन लेकर के आए हैं, वन स्टॉप प्लेटफॉर्म लेकर के आए, उस प्लेटफॉर्म का नाम रखा गया है वर्ल्ड बैंक ग्रुप गारंटी प्लेटफॉर्म। ठीक है, ट्रेड फाइनेंस गारंटी क्या होता है एक बार हम लोग समझते हैं। यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पर क्या है कि एक एक बायर है, ठीक है, बायर को कोई चीज इंपोर्ट करना है, दूसरे देश से सामान मंगाना है, और सप्लायर को सामान भेजना है, तो सप्लायर चाहता है कि पहले मेरे पास पैसा आ जाए उसके बाद हम सप्लाई करें। ठीक है, सप्लायर ऐसा चाहता है, सप्लायर सोचता है कि अगर हम मान लीजिए कि पैसा भेज देंगे, मेरे पास पैसा वापस नहीं आया तो, हमको पेमेंट नहीं मिला तो टेंशन आ जाता है इसको। ये बायर सोचता है कि हम तो इंपोर्ट कर रहे हैं, मेरे पास सामान आएगा तब तो हम पैसा देंगे, सामान आएगा ही नहीं तो पैसा क्यों देंगे, समझे। तो इसीलिए यहाँ पर एक आता है इंस्टीट्यूशन जो ट्रेड फाइनेंस करता है, वो क्या बोलता है कि देखो बायर, हम जो है कि हम ही पैसा दे देते हैं, तो हम पैसा दे देंगे तो सप्लायर जो है वो सामान भेज देगा, जैसे ही सामान पहुंच जाएगा बायर के पास, तो बायर के पास सामान मिल गया तो पैसा दे देगा, ये पैसा दे देगा इस इंस्टीट्यूशन को, और यही पैसा वो वापस दे देगा। मतलब समझे, एक्सपोर्टर को अभी पैसा दे दिया, बाद में यही पैसा इंपोर्टर से ले लेगा, जब इंपोर्टर के पास सामान आएगा तो इंपोर्टर पैसा दे देगा, तो उस पैसा को ये इंस्टीट्यूशन रख लेगा। ये है ट्रेड फाइनेंस, ये ट्रेड फाइनेंस करा रहा है मिगा, समझे। तो मिगा 4 काम करा रहा है, ये 3 काम करा रहा है, क्या क्या काम करा रहा है, क्रेडिट गारंटी दे रहा है, ट्रेड फाइनेंस का गारंटी दे रहा है, पॉलिटिकल रिस्क का गारंटी दे रहा है। ठीक है, तो रीड करते हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप गारंटी प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ठीक है, जहां पर हम लोग गारंटी को कंसोलिडेट कर रहे हैं, बहुत सारी गारंटी है ना, उसको हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा कर रहा है, मिगा कर रहा है, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी स्कीम एजेंसी। ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म है ये क्या है, ये एक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसको फाइनेंस मिल जाता है और जो रिस्क है वो कम हो जाता है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये गारंटी देता है लेंडर्स को। ठीक है, इससे क्या होता है, जो लेंडर्स है जो पैसा दे रहा है उसका रिस्क को कम कर दिया जाता है, साथ में उसको इंकरेज किया जाता है कि देखो इन्वेस्ट करो, ठीक है, टेंशन मत लो, तुम इन्वेस्ट करो। इससे क्या होगा कि दूसरा कंट्री जो है जो कि डेवलप कर रहा है वो और डेवलप कर पाएगा। तो ये जो है प्लेटफॉर्म, ये कहाँ पर है, ये वर्ल्ड बैंक का मिगा में है। ठीक है, ये वन स्टॉप शॉप है जिसमें इंस्टीट्यूशन जो है गारंटी बिजनेस को चला सकता है। यहाँ 3 टाइप का कवरेज दिया जा रहा है, क्रेडिट गारंटी दिया जा रहा है, ट्रेड फाइनेंस गारंटी दिया जा रहा है पब्लिक सेक्टर के लिए, और पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस दिया जा रहा है। जो पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस है ये नॉन कमर्शियल रिस्क के लिए, ठीक है, जैसे ये जो पॉलिटिकल रिस्क है, ठीक है, तो ये रिस्क किस लिए दे रहे हैं, पॉलिटिकल की वजह से। मान लीजिए पॉलिटिक्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, जहां पर आप इन्वेस्ट किए थे वो कंपनी डूब गया, तो उस केस में फिर क्यों गारंटी देंगे, तो आपका गलती है कि आप वहां पर क्यों इन्वेस्ट किए, है ना। अगर मान लीजिए कि कोई पॉलिटिकल की वजह से रिस्क होता है तब उस केस में इंश्योरेंस दे सकता है मिगा, मल्टीलैटरल गारंटी एजेंसी। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं, अब है निरेश वेब पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन। ये जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम भी है निरेश, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एग्री कॉमर्स ई कनेक्ट, यानी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए एग्रीकल्चर कॉमर्स के लिए एक हम लोग ई कनेक्ट कर रहे हैं, इंटरनेट से कनेक्ट कर दे रहे हैं। एक हम लोग पोर्टल बनाए हैं, एक ऐप बनाए हैं, जिसमें जो फार्मर्स है अपना जो भी प्रोडक्ट उगाता है उसको उस पोर्टल में डाल देगा, जिसके मदद से जो बायर्स है खरीद पाएगा। यानी कि समझ लीजिए कि ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट है। यहाँ पर जो भी बायर्स है वो वेरीफाइड सेलर से अच्छा अच्छा फ्रूट खरीद सकता है, वेजिटेबल खरीद सकता है, पल्सेस खरीद सकता है, सेरल्स खरीद सकता है, माइनर फूड फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस खरीद सकता है, जैसे कि सीकाकाई था, फिर इमली था, समझे। तो हाई क्वालिटी मिल जाएगा क्योंकि फार्मर बेच रहा है, समझे। तो यहाँ पर हम लोग को हाई क्वालिटी मिल जाएगा गुड्स, लॉजिस्टिक सप्लाई का हेल्प मिल जाएगा, वेरीफाइड सेलर रहेगा, तो जो फार्मर है उसका भी मदद हो जाएगा, जो बायर है उसका भी मदद हो जाएगा। इसके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, नीरेश पोर्टल, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। ठीक है, रीड करते हैं, नीरेश पोर्टल, नीरेश वेब पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एग्री कमोडिटी
ई कनेक्ट, ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? इसमें हम लोग फार्मर्स को एक एक्सेस दे रहे हैं लार्जर मार्केट का, नेगोशिएशन अपॉर्चुनिटी का, प्रीमियम प्राइसिंग भी इसको मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है नहीं, ठीक है, सिर्फ सेलर है और बायर है। और सेलर भी जो है वो स्पाइसेस सेल कर सकता है, फ्रूट सेल कर सकता है, वेजिटेबल सेल कर सकता है, दाल सेल कर सकता है, अनाज सेल कर सकता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स भी सेल कर सकता है। बायर्स को भी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाएगा, ट्रांजेक्शन आसान हो जाएगा, उसके बाद इसको नेगोशिएशन करने में आसानी होगा, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल जाएगा और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी बन जाएगा फार्मर्स के साथ, ठीक है। अब हम लोग अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज क्या है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है एक लिस्ट जारी किया है। उस लिस्ट में बोला है कि 346 आइटम है जिसको हम लोग घर में बना सकते हैं। जब हम लोग घर में बना सकते हैं तो दूसरे से क्यों मांगना, दूसरा देश से क्यों मांगना? तो इसीलिए डिफेंस के सेक्टर में हम लोग आत्मनिर्भर बनना है। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये नोटिफाई किया है कि 346 आइटम ऐसा है जिसको हम लोग घर में बना सकते हैं। तो घर में बनाओ रे भाई, घर में बनाओ। ये 346 आइटम बनाने के लिए हम लोग मेहनत करेंगे और घर में बनाएंगे। हम लोग जब बाहर से मंगाते हैं ना, इसके लिए बहुत खर्चा लग जाता है। कितना रुपया लग जाता है? 1048 रुपया लग जाता है। 1048 करोड़ रुपया लग जाता है। गरीब होना इसीलिए रुपया सीधा आता है, करोड़ नहीं आता है। तो 1048 करोड़ लग जाता है हमारा ये 346 आइटम को इंपोर्ट करने में। तो क्यों आप इंपोर्ट करना है, अपना घर में ही बना लेंगे। ये लिस्ट हम आइटम दिए हैं 346 आइटम का, जो कि अच्छा काम करता है, घर में बना सकते हैं तो बनाओ। इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च कर दिए हैं जिसका नाम है सृजन पोर्टल। सृजन का मतलब क्या होता है? क्रिएशन। सृजन का मतलब होता है क्रिएशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है नोटिफाई किया है फिफ्थ पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट। इसके अंदर 346 आइटम है जिसको अगर हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो कितना रुपया लगता है? 1048 करोड़। एक पोर्टल बनाया गया है जहां पर सारा डिटेल दिया जाएगा इस आइटम्स का। इस पोर्टल का नाम है सृजन पोर्टल। ये 2020 में ही लॉन्च किया गया था। रीड कर ले, रीड कर लेते हैं, ठीक है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए ये लिस्ट लाया गया है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, ठीक है। इसमें सेल्फ रिलायंस प्रमोट होगा, आत्मनिर्भरता जागेगा डिफेंस प्रोडक्शन में, जिससे कि हमारा इंपोर्ट कम होगा। 346 आइटम है जिसका वैल्यू कितना है? 1048 करोड़। सृजन पोर्टल में सारा टाइमलाइन, सारा डिटेल दिया जाएगा इस आइटम्स का, जो कि 2020 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने इंट्रोड्यूस किया है टेस्टिंग एंड रीइंबर्समेंट स्कीम फॉर स्टार्टअप्स और एमएसएमई, ठीक है। नोट्स को एक बार रीड करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने कौन सा स्कीम लॉन्च कर दिया है? टेस्टिंग एंड रीइंबर्समेंट स्कीम। टेस्टिंग एंड रीइंबर्समेंट स्कीम, ठीक है। इसके अंदर क्या करेगा? जो एमएसएमई है या स्टार्टअप है, देखिए बार बार सरकार जो है ना सारा स्कीम किसके लिए लेकर के आ रहा है? एमएसएमई स्टार्टअप। जो स्टार्टअप है, एमएसएमई है, इन लोगों के पास है ना बुद्धि होता है, समझे, लेकिन पैसा नहीं। बुद्धि है लेकिन पैसा नहीं। इसीलिए सरकार क्या करता है? इन लोगों को पैसा देता है। अब बोलता है कि तुम ना बुद्धि का इस्तेमाल करो और काम करो। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में मतलब कि जरूरत है कि क्या चीज का जरूरत है कि तुम लोग काम करो कम्युनिकेशन को लेकर के और टेलीकॉम सेक्टर पे काम करो। क्या यार, टेलीकॉम सेक्टर पे तुम काम करो। टेलीकॉम सेक्टर में मतलब बहुत सारा टेस्ट करना पड़ता है, बहुत सारा इक्विपमेंट बनाना पड़ता है। तो इक्विपमेंट बनाने के लिए, टेस्ट करने के लिए अगर तुम इनोवेशन का इस्तेमाल करोगे तो अच्छा काम कर पाओगे, समझे। इसीलिए एमएसएमई के लिए या फिर स्टार्टअप के लिए हम लोग ग्रांट देते हैं। तो इसीलिए स्कीम भी लाया गया है। स्कीम का क्या नाम है? टेस्टिंग एंड रीइंबर्समेंट स्कीम फॉर स्टार्टअप और एमएसएमई। यहाँ पर कहा जाता है कि तुम लोग टेस्ट करो। अगर तुम लोग टेस्ट करेगा और टेस्ट तुम्हारा सही हो जाएगा तो बहुत पैसा खर्चा हुआ हो गया होगा, तो वो पैसा को हम लोग रिइंबर्स कर देंगे। कौन रिइंबर्स करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इसको रिइंबर्स कर देगा। टोटल इसके लिए 25 करोड़ रुपया साइड किया गया है, समझे। और एक स्टार्टअप या एक एमएसएमई को कम से कम मतलब मैक्सिमम 50 लाख का ग्रांट मिल सकता है। तो 75% पैसा स्टार्टअप के लिए दिया गया है और 50% पैसा स्मॉल एंटरप्रेन्योर के लिए रखा गया है। मैक्सिमम जो है 50 लाख मिल सकता है कोई स्टार्टअप को और एमएसएमई को, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? टेस्टिंग के लिए इंकरेज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम लोग टेस्टिंग करो और सर्टिफाई हो जाएगा तो जो भी तुम्हारा पैसा तुमको लग रहा है वो पैसा हम वापस कर देंगे, ठीक है। इसके लिए कितना रुपया इकट्ठा किया गया है? 25 करोड़ रुपया। रीड करते हैं एक बार, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने इंट्रोड्यूस किया है
टेस्टिंग एंड रीइंबर्समेंट स्कीम फॉर स्टार्टअप्स एंड एमएससी, यानी कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, टू एलिविएट फाइनेंशियल बर्डन्स ऑन स्टार्टअप्स एंड एमएसएमई इन दिस सेक्टर। तो टेलीकॉम सेक्टर में जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको कम करने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करता है सरकार, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है और एक्सपोर्ट को बूस्ट करता है। अगर ज़्यादा इनोवेशन आएगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। किस तरीके से हम लोग रिइंबर्समेंट करने वाले हैं? 75% हम लोग रिइंबर्समेंट करेंगे ऑफ टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन कॉस्ट स्टार्टअप का, और 60% हम लोग करेंगे एमएसएमई के लिए, और 50% करेंगे हम लोग स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। 75% हम लोग करेंगे स्टार्टअप के लिए, 60% करेंगे माइक्रो एंटरप्राइजेस और 50% करेंगे स्मॉल एंटरप्राइजेस। ठीक है, यहाँ पर और थोड़ा सा इंप्रूव कर देते हैं हम अपना नोट्स को। 50% फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस और 60% फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस। ठीक है, ठीक है, हाँ, समझ गए। टोटल फंड एलोकेशन कितना है? 25 करोड़। अब अगला न्यूज को देखते हैं हम लोग। अगला न्यूज क्या है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना, ये वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, एक भू संकेत, एक भूस्खलन। हम देख रहे हैं कि बहुत सारा लैंडस्लाइड हो रहा है हमारे देश में। ठीक है, जिसके लिए हम लोगों को एक अर्ली वार्निंग सिस्टम लेकर के आना चाहिए, जिससे कि जो लोग हैं वो लोग जल्दी से जल्दी प्रिपेयर हो पाए कि देखो यार हमारे रीजन में भूस्खलन होने वाला है, लैंडस्लाइड होने वाला है, जगह को खाली करना पड़ेगा। तो लोगों को भी, हम लोगों को अर्ली वार्न करना चाहिए, और जो भी हमारा काम कर रहा है, मतलब जो भी डिपार्टमेंट है, उन लोग को भी बताना पड़ेगा ताकि वो लोग भी कुछ एक्शन ले पाए। तो इसके लिए दो चीज लॉन्च किया गया है, मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके द्वारा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इन्होंने दो लॉन्च किया है, एक वेब पोर्टल, एक ऐप। वेब पोर्टल का नाम है भू संकेत। ठीक है, भूस्खलन ऐप दिया है मोबाइल ऐप में। तो मोबाइल ऐप में आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर भूस्खलन हुआ या हो रहा है या होगा, इसीलिए उसको बोलते हैं भूस्खलन ऐप। लेकिन वेब पोर्टल जो है वो है भू संकेत, यानी एक संकेत दे रहा है आप। ठीक, तो भू संकेत वेब पोर्टल, भूस्खलन ऐप एक ही चीज बताता है। क्या करता है? ये फोरकास्ट बताता है कि क्या होगा। समझे? अगर मीडियम और शॉर्ट रेंज का लैंडस्लाइड होने वाला है, इसका फोरकास्ट पहले बता देगा। जो स्टेक होल्डर्स है, जो कि डिपार्टमेंट है जो इसके लिए काम करता है, उन लोगों को भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा ताकि वो डिसीजन अच्छे से ले पाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, इन लोगों ने क्या किया है, इंडिया को ना भाग में बांटा है, और ये भाग में बांट करके ये लोग ये मैप को बनाते हैं। समझे? ये सारा काम करने के लिए इन लोगों ने एक सेंटर बनाया है कलकत्ता में। ये तो वेब पोर्टल हो गया और मोबाइल ऐप हो गया, तो मोबाइल ऐप में थोड़ी जाकर बैठ कर काम करेगा। काम करने के लिए इन लोगों ने एक सेंटर बनाया है कलकत्ता में, नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर। ठीक है, यहाँ पर अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर के काम करेगा। 2030 तक इस पे काम करा जाएगा। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, रीड करते हैं। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आता है, इन्होंने इनोग्रेट किया है नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर। कहाँ पर? कोलकाता में। और फिर लॉन्च किया है भू संकेत वेब पोर्टल और भूस्खलन मोबाइल ऐप। ये जो सेंटर है ये क्या करेगा? ये सेंटर के पास बहुत सारा एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिससे कि ये अर्ली वार्निंग बुलेटिन भेज सकता है। कहाँ कहाँ पर? वैसा स्टेट्स में जहां पर लैंडस्लाइड होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, ये अपना जो लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इसको ऑपरेलाइज करेंगे बाय 2030 में। क्या है कि देखिए, ये जो लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम है, अब ये चालू कर चुके हैं थोड़ा बहुत, लेकिन 2030 तक ये फुल्ली ऑपरेलाइज हो जाएंगे, फुल्ली ऑपरेशन में ले आएंगे। ठीक है, भूस्खलन वेब पोर्टल क्या है? यहाँ पर डिजास्टर को रोकने के लिए आपको डेटा दिया जाएगा, इंफॉर्मेशन दिया जाएगा ऑन लैंडस्लाइड हजार्ड। इसके साथ साथ आपको बताया जाएगा कि शॉर्ट रेंज या फिर मीडियम रेंज लैंडस्लाइड होने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन होगा स्टेक होल्डर को प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो लोग इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। भूस्खलन मोबाइल ऐप में क्या होगा? यहाँ पर भी डेली फोरकास्टिंग होगा, यहाँ पर भी आपका डेटा दिया जाएगा ताकि आप डेली लैंडस्लाइड फोरकास्ट को देख पाओ। ठीक है, तो वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप एक ही काम था, मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ करा दिया है। आज का मेरा यहीं पर है, यहीं तक करेंगे हम लोग। मैं पूरा थक गया हूँ, अब अगला कल करेंगे। ठीक है, एक बार हम लोग इसको फास्टली रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, फास्टली समझ लेते हैं अब तक हम लोगों ने जितना भी रिवाइज किया है। ठीक है, करते हैं हम लोग हर न्यूज को। पहला न्यूज में हम लोगों ने देखा
कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो है वो नोटिफाई किया है ड्राफ्ट टेलीकॉम रूल्स। तो ये जो रूल्स है ना, इसी को हम लोग नाम दे दिए हैं डिजिटल भारत निधि। ये क्या करेगा? ये रिमोट एरियाज में, रूरल एरियाज में इंटरनेट पहुंचाएगा। साथ में जो स्टार्टअप है जो कि टेलीकॉम सेक्टर पे काम करता है, टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाता है, उन लोगों को हम लोग प्रमोट करेंगे। इनोवेशन के लिए उन लोगों को प्रमोट करेंगे, उन लोगों को बोलेंगे कि हमारा देश में ही तुम लोग टेक्नोलॉजी डेवलप करो और इक्विपमेंट बनाओ। इससे क्या होगा? हम लोग आत्मनिर्भर बन पाएंगे। साथ में कहा कि ये जो टेलीकॉम रूल्स है ना, जिसको हम लोग डिजिटल भारत निधि कहते हैं, ये यूएसओएफ को रिप्लेस करेगा, यानी कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को रिप्लेस करेगा। इस फंड में हम लोग क्या करते थे, जो भी टेलीकॉम सेक्टर में लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं, उन लोगों से हम लोग 5% टैक्स लेते थे। वो टैक्स को हम लोग इस फंड में रखते थे और काम करते थे। इस फंड को अब रिप्लेस कर दिया जाएगा इस टेलीकॉम रूल्स के द्वारा, डिजिटल भारत निधि के द्वारा। ठीक है, ये हम लोग पहला न्यूज देखे। ये जो यहाँ पर जो बैलेंस ऑफ क्रेडिट रहेगा डिजिटल भारत निधि के अंदर, जो भी पैसा बचेगा साल के अंत में, वो नेक्स्ट साल के लिए खर्चा होगा, यानी कि नॉन लैप्सेबल ये क्रेडिट रहेगा यहाँ पर। फिर हम लोग अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज में फिर हम लोगों ने देखा कि 33rd मीटिंग हुआ है PMNCH का। PMNCH क्या है? ये एक पार्टनरशिप है फॉर मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ। इसका 33rd मीटिंग हुआ है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये जो मीटिंग हुआ है ये किसका है? पार्टनरशिप फॉर मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 2005 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, फिर हम लोग अगला न्यूज देखें। अगला न्यूज में हम लोगों ने देखा कि राइट टू रिपेयर पोर्टल में गवर्नमेंट बोल रहा है ऑटोमोबाइल कंपनीज को कि ऑटोमोबाइल कंपनीज तुम इस पोर्टल में आओ, इस पोर्टल में आओ और मेरा कंज्यूमर लोगों को हेल्प करो। कंज्यूमर लोग जो है, जो रिपेयरिंग करना चाहता है, जिसका प्रोडक्ट खराब हो गया है, वो रिपेयरिंग को लेकर के इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, तो तुम उन लोगों को इंफॉर्मेशन दो। तो ये जो पोर्टल है, यहाँ पर जो भी कंज्यूमर है उनको रिपेयर को लेकर के बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा, मैनुअल्स मिल जाएगा, जो भी स्पेयर पार्ट है उसका कितना वारंटी है इसका इंफॉर्मेशन मिलेगा, जो भी स्पेयर पार्ट है उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है ये भी मालूम चलेगा। ये जो पोर्टल है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किया है, 2022 में लॉन्च किया था, ताकि जो भी कंज्यूमर है जिनका प्रोडक्ट खराब हो गया है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो वो इस पोर्टल में जा सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, मैनुअल्स पढ़ सकते हैं, वारंटी देख सकते हैं। और ये जो वीडियोस है, मैनुअल्स है, ये कौन अवेलेबल करवाएगा? कंपनीज अवेलेबल करवाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल कंपनीज को रिक्वेस्ट किया है कि इस पोर्टल में आओ भाई, तुम आओगे तभी तो हेल्प होगा। ठीक है, तो ये न्यूज हम लोगों ने देखा। फिर अगला न्यूज हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि जो साइबर पीस फाउंडेशन है, ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के साथ मिल करके डिजिटल शक्ति कैंपेन लेकर के आए हैं। ये 5th फेज है, जहां पर वुमेन को सिखाया जाएगा साइबर स्पेस का जो भी नॉलेज है। यहाँ पर उन लोगों को बताया जाएगा कि देखो साइबर स्पेस में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या क्या साइबर क्राइम होता है, इनसे आपको किस तरह से बचाव करना है, क्योंकि लड़की लोग शिकार होती हैं जल्दी साइबर क्राइम का। आप लोगों ने देखा भी होगा कि एआई का मदद से लड़कियों का न्यूड फोटो निकल के आ जा रहा है, तो वो सबको ठीक करने के लिए कैंपेन लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें वुमेन को सिखाया जाएगा, उनको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि साइबर क्राइम किस तरह से बढ़ता है, साइबर स्पेस को लेकर के अपस्किलिंग किया जाएगा। यहाँ पर डिजिटल शक्ति कैंपेन लॉन्च किया गया, इसका 5th फेज है। 2018 में पहला फेज आया था इस कैंपेन का। ठीक है, 2018 में आया था, 2024 में ये 5th फेज है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज हम लोगों ने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने पीएलआई स्कीम का एप्लीकेशन विंडो को रीओपन कर दिया है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने पीएलआई स्कीम चला रहे हैं, किसको लेकर के? व्हाइट गुड्स को लेकर के। व्हाइट गुड्स क्या होता है? एसी, एलईडी लाइट्स, फिर वॉशिंग मशीन, ये सब हो गया व्हाइट गुड्स। ये सब का प्रोडक्शन पे इंसेंटिव दिया जाएगा। कौन देगा इंसेंटिव? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके लिए कितना पैसा इकट्ठा कर दिया गया है, साइड रखा गया है? 6 to 38 करोड़। कब तक ये पैसा दिया जाएगा, कब तक इंसेंटिव देते रहेगा? तो फाइनेंशियल 2029 तक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंसेंटिव मिलते रहेगा। इंसेंटिव कितना मिलेगा? 4 से 6% मिलेगा। ठीक है, 2021 से ये लॉन्च हुआ था पीएलआई स्कीम, इसीलिए एप्लीकेशन विंडो इसका रीओपन कर दिया गया है। तो जो भी एलिजिबल है वहां पर जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं। फिर हम लोग अगला न्यूज देखें कि WHO ने लॉन्च किया है मेडविस। मेडविस का फुल फॉर्म है मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मेडिकल डिवाइसेस को नामकरण करने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो मेडिकल डिवाइसेस जिसका नाम जो है स्टैंडर्ड नेम नहीं है, अलग अलग देश अलग अलग नाम से पुकारता है, तो उसका एक स्टैंडर्ड नाम सेट करने के लिए यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 2 रेफरेंस को यूज करेगा
मेडिकल डिवाइसेस को नामकरण करने के लिए। दो रेफरेंस कौन कौन सा है, यूरोपियन मेडिकल डिवाइस नोमेनक्लेचर और ग्लोबल मेडिकल डिवाइस नोमेनक्लेचर। जो यूरोपियन मेडिकल डिवाइस नोमेनक्लेचर जो है यूरोपियन में यूज होता है, और जो ग्लोबल मेडिकल डिवाइस नोमेनक्लेचर है यूएसए, जापान, यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, अगला न्यूज हम लोग देखते हैं। अगला न्यूज में हम लोगों ने देखा कि 25th पीएम स्टैक मीटिंग हुआ है। पीएम स्टैक मीटिंग में चेयरमैन कौन है, अजय कुमार शूर, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है। और डिस्कशन में यहाँ पर कहा जाएगा कि किस तरह से हम लोग पॉलिसी बनाएं ताकि हम लोग कार्बन एमिशन जो हो रहा है उसको हम लोग कैप्चर कर पाए और स्टोर करके यूटिलाइज कर पाए। तो CCUS के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन यहाँ पर डिस्कशन हुआ है पीएम स्टैक मीटिंग में। स्टैक का फुल फॉर्म होता है साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। CCUS का फुल फॉर्म क्या है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। ये इंडिया का टारगेट है 2030 तक हम लोग 45% कार्बन एमिशन कम कर देंगे और नेट जीरो कार्बन एमिशन कर देंगे 2070 तक। ठीक है, फिर हम लोग अगला न्यूज देखें। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड मिलने वाला है नेशनल मिल्क डे में, जो कि 26 नवंबर में होगा। तो 26 नवंबर में जब नेशनल मिल्क डे होगा तब दूध वाला जो है उन लोगों को मिलेगा नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। इसके लिए नॉमिनेशन चालू है, नॉमिनेट कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी हम भी करेंगे क्योंकि हम भी कुछ दूध बेचते हैं, हमारा घर में भी कुछ दूध बिकता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसको अवार्ड मिलेगा, 3 अवार्ड मिलने वाला है। पहला अवार्ड है बेस्ट डेयरी फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, तो इन लोग को अवार्ड मिलेगा। पहला अवार्ड में 5 लाख रुपए मिलेगा, दूसरा अवार्ड में 3 लाख रुपए मिलेगा और तीसरा अवार्ड में 2 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, साथ में जो कि टेक्नीशियन आता है जो कि एक गाय को प्रेग्नेंट कर देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन टेक्नीशियन। तो जो बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन होगा उसको मेरिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो फार्मर है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेयरी पे काम कर रहा है, दूध बेच रहा है, उन लोग को तो पैसा भी मिलेगा, लेकिन जो टेक्नीशियन है उन लोग को पैसा नहीं मिलेगा, उसको मेरिट सर्टिफिकेट सिर्फ मिलेगा। जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहां पर 2 लाख रुपया मिलेगा, जो बढ़िया डेयरी फार्मर होगा या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा और कंपनी होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाला केस है ये पहली बार लॉन्च हो रहा है इस साल, तो इसको आप याद रखिएगा। ये अवार्ड कौन देगा, कौन दे सकता है, जो एनिमल हस्बेंड्री का मिनिस्ट्री होगा वही तो देगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ये किस स्कीम के अंदर ये अवार्ड दिया जा रहा है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014। अब अगला न्यूज है कि जो PLI स्कीम था टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट के लिए, उन्होंने सेल माइलस्टोन सेट किया है। कितना सेल्स कर दिया है, 50,000 करोड़। ये स्कीम किसके बारे में बात करता है, ये स्कीम जो है वो इंसेंटिव देता है उन लोगों को जो टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाते हैं, टेलीकॉम सेक्टर पे काम करते हैं और टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि स्विचेस, राउटर्स, 4G और 5G, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, ये सब जो काम करते हैं, ये सब जगह जो प्रोडक्शन करते हैं, उनको इस स्कीम के अंदर इंसेंटिव दिया जाता है। कितना इंसेंटिव दिया जाता है, अगर MSE में ही होगा, अगर MSME होगा तो 4 से 7% का मिलेगा उन लोगों को, और जो अदर होगा उन लोगों को 4 से 6% का मिलेगा। ये जो स्कीम है ये सेंटर सेक्टर स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये फाइनेंशियल ईयर 2026 तक कार्यरत रहेगा और पैसा दिया जाएगा। फिर हम लोगों ने देखा डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो इंटरनेट यूजर है ये 2023 में 5.4 बिलियन हो गया है, जो कि 2005 में बहुत कम था, सिर्फ 1 बिलियन था। ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बात करें तो जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना, ये जो है बहुत ज्यादा ग्रीन एमिशन कर रहा है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहा है। पूरा ग्लोब का 1.5 से 3% यही कर रहा है ग्रीन हाउस गैस एमिशन। इसमें कहा गया कि जो क्रिटिकल मिनरल है इसका जो डिमांड बहुत बढ़ जाएगा, 5 गुना डिमांड हो जाएगा 2050 तक। लिथियम, कोबाल्ट और ग्रेफाइट का। लिथियम रिजर्व जो है वो हमारा भारत में ही पाया गया है, समझे। ये भी हम लोग देखें। फिर हम लोग देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो गेन स्कीम को लॉन्च किया है। गेन स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, GRSC, एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम। GRSC का फुल फॉर्म क्या है, ये एक कंपनी है जिसका नाम है गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। इसके अंदर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो इनकरेज करेगा स्टार्टअप को और MSME को, बोलेगा कि देखो तुम लोग इनोवेशन लेकर के आओ शिपयार्ड को डेवलपमेंट करने के लिए और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। जो शिपयार्ड होता है, जो शिप होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि डिफेंस के लिए हम लोग बहुत सारा शिप और पनडुब्बी है ना, सबमरीन, ये सब का हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर इनोवेशन आएगा तो हम लोग और नया नया चीज यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। तो इसीलिए जो ये सब बनाता है, जो शिप बनाता है, शिप कौन बनाता है, गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ये कंपनी शिप बनाता है।
तो ये क्या किया है कि स्कीम लॉन्च किया है जिसमें ये लोग एमएसएमई और स्टार्टअप को इनकरेज कर रहा है कि तुम लोग कुछ इनोवेशन का चीज लेकर के आओ, जिससे क्या होगा कि शिप यार्ड को हम लोग और अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया है। फिर हम लोगों ने देखा कि नीति आयोग का एचडीजी इंडिया इंडेक्स आया है 2023-2024 का। ये जो इंडेक्स है ये 4th इंडेक्स है। ठीक है, यहाँ पर 113 इंडिकेटर पे बात किया गया है और 16 एचडीजी को देख करके कंपोजिट स्कोर दिया गया है। नीति आयोग जो है ये 16 एचडीजी को चेक किया है, इवेल्युएट किया है और कंपोजिट स्कोर दिया है हर स्टेट को, हर यूनियन टेरिटरीज को और इंडिया को ओवरऑल भी। ठीक है, ये जो कंपोजिट स्कोर है ये 0 से 100 के बीच में। इन्होंने यानी कि नीति आयोग ने 16 एचडीजी को इवेल्युएट किया है, 17 एचडीजी को नहीं। ये कौन सा एचडीजी है जिसको इग्नोर कर दिया है? एचडीजी 14। एचडीजी 14 कहता है लाइफ ऑन मरीन या फिर लाइफ ऑन वाटर। तो इसीलिए इसको इग्नोर कर दिया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सारा स्टेट में तो कोस्टल एरिया है नहीं, कोस्टल स्टेट है नहीं, इसीलिए इन लोगों ने एचडीजी 14 को इग्नोर कर दिया है और बाकी जो बचा हुआ 16 एचडीजी है उस पे कंपोजिट स्कोर बनाया है। कंपोजिट स्कोर 0 से 100 के बीच में रेंज करता है। अगर 100 है तो वो स्टेट अचीवर है, अगर 65 से 99 है तो वो स्टेट फ्रंट रनर है, अगर 50 से 69 है रेंज है तो परफॉर्मर है और 0 से 49 में है तो एस्पायरेंट है। इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है, इंडिया का स्कोर 71 है। इंडिया का स्कोर 71 है, जो कि अच्छा ही स्कोर है, पास्ट से अच्छा स्कोर है। 2018 में ये स्कोर 57 था और 2021 में ये स्कोर 66 था। ठीक है, हम लोगों ने प्रोग्रेस किया है एचडीजी 1 पे, 8 पे, 13 पे। एचडीजी 1 क्या कहता है, 8 क्या कहता है, 13 क्या कहता है, आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। स्टेट और यूटी में देखा गया है कि जो स्टेट है उसका कितना रेंज है कंपोजिट स्कोर का, 57 से 79 तक। जो यूनियन टेरिटरीज है उसका क्या रेंज है स्कोर का, 65 से 77। 32 स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज है जिनका स्कोर जो है वो फ्रंट रनर में आता है, यानी कि 65 से 99 के रेंज में आता है। कौन सा ऐसा स्टेट है जो बहुत ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, लोएस्ट है? मेघालय, नागालैंड, झारखंड, बिहार। कौन कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि फास्टेस्ट मूव कर रहा है? उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, हरियाणा, असम, त्रिपुरा, पुणे और पुणे है नहीं, ये पंजाब होगा, सॉरी पुणे नहीं, पंजाब, एमपी और उड़ीसा। ठीक है, फिर एग्रीश्योर। एग्रीश्योर क्या है? ये एक फंड है फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस। इस फंड में क्या किया जाएगा? इस फंड में इनकरेज किया जाएगा कि जो भी स्टार्टअप्स है, जो भी रूरल एंटरप्राइज है, तुम लोग इनोवेट करो एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के। जो भी ऐसा एक्टिविटी है जिसमें हाई रिस्क है लेकिन हाई इम्पैक्ट है, यानी हाई रिस्क करेंगे तो हाई इम्पैक्ट भी मिलेगा, तो उस तरह का जो एक्टिविटी है जो तुम लोग नहीं कर रहे हो, जो स्टार्टअप्स और रूरल एंटरप्राइज नहीं कर रहा है, उसके लिए इंकरेजमेंट दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं कि दो पैसा दे रहे हैं, तुम करो। अगर तुम लोग करोगे तो ये हम लोग उसके लिए पैसा भी दे देंगे। ठीक है, तो 750 करोड़ रुपया इसके लिए एलोकेट किया गया है। किसके थ्रू ये दिया जाएगा? एआईएफ कैटेगरी 2 के अंदर दिया जाएगा। कैटेगरी 2 कहता है कि हम लोग डे टू डे ऑपरेशन के लिए खर्चा देंगे। जो 750 करोड़ है, इसमें 250 करोड़ रुपया जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर देने वाला है, 250 करोड़ रुपया नाबार्ड देने वाला है, 250 करोड़ रुपया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देने वाला है। क्योंकि यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर के लिए काम कर रहे हैं ना, तो नाबार्ड तो देगा ही, इसीलिए नाबार्ड का एक सब्सिडरी है नाबार्ड वेंचर, यही सारा फंड को मैनेज करेगा 750 करोड़। ठीक है, कितने समय के लिए ये फंड है? 10 साल के लिए। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब अगला न्यूज हम लोग देखते हैं। अगला न्यूज है एक रिपोर्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2024। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जिसको अंदेशा था कि पॉपुलेशन बढ़ने वाला है। किसको अंदेशा था? यूएन देशा। यूएन देशा मतलब यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन ये रिपोर्ट को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? अंदेशा के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। रिपोर्ट के अंदर क्या क्या हाईलाइट्स था कि जो पॉपुलेशन जो है 2080 में पीक हो जाएगा। ठीक है, इंडिया में 2060 में पीक हो जाएगा, इंडिया में 2060 में पीक होगा और पूरे वर्ल्ड में 2080 में पीक हो जाएगा। कितना हो जाएगा पॉपुलेशन? 10.3 बिलियन। अभी कितना पॉपुलेशन है ग्लोब में? 8.2 बिलियन। फर्टिलिटी के बारे में भी यहाँ पर बताया गया कि एक वुमेन से 2.5 बच्चा पैदा किया जा सकता है एवरेज में देखा जाए तो, जो कि कम है। लेकिन इसके बावजूद पॉपुलेशन क्यों हाई हो रहा है? क्योंकि हो सकता है कि एक वुमेन से कम बच्चा पैदा होता हो, लेकिन वुमेन तो बहुत ज्यादा है, वुमेन का तो पॉपुलेशन बढ़ गया है। ठीक है,
तो 1990 में जो फर्टिलिटी रेट था वो था 3.31, लेकिन अभी फर्टिलिटी रेट हो गया है 2.25 पर वुमेन। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है? जन्म के समय में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 73.3 ईयर्स, जो कि इंप्रूव हुआ है। क्यों इंप्रूव हुआ है? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी बढ़ रहा है तो इंप्रूव हुआ है। अर्ली प्रेगनेंसी 3.5% है, वुमेन अर्ली प्रेगनेंसी में हो जा रही है। मतलब पूरा दुनिया का अगर 3.5% वुमेन को देखा जाए तो वो जो है अर्ली प्रेगनेंसी हो जा रहा है उनका, ठीक है, और वो भी अंडर 18 ईयर्स की है। क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है? हाई फर्टिलिटी रेट और मोर गर्ल्स इन प्रोडक्टिव एज, ठीक है। फिर हम लोग देखें कि आईएमएफ ने एक स्टडी पेपर लॉन्च किया है जिसका नाम है एडवांसिंग इंडिया स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर उन्होंने कहा है एग्रीकल्चर जो है अब सिर्फ 15% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। पहले कितना करता था? 40%। 2024 का बात करें, अगर 2024 का बात करें तो यहाँ पर जो है ये 15% नहीं है, 18% कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर जो है वो 15 से 18% ही कंट्रीब्यूट करता है हमारे जीडीपी में। और सोचने वाली बात है कि एग्रीकल्चर में ही हमारा पूरा जो देश है उसका 42% एम्प्लॉयमेंट वहीं पर है। तो 42% एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीकल्चर में है, और एग्रीकल्चर हमारे जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 15 से 18% मात्र। इसके बाद कहा कि जो हमारे देश में इंडस्ट्रीज है वो इंडस्ट्रीज में अनइवन टेक एडॉप्शन है। कोई इंडस्ट्रीज है जो ज्यादा टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करता है, कोई इंडस्ट्रीज है जो कि एडॉप्ट नहीं करता है। तो हमारे देश में अनइवन टेक एडॉप्शन है। साथ में आईएमएफ कहता है कि इंडिया को 2050 तक कम से कम 150 से 300 मिलियन जॉब चाहिए। इसके बाद कहता है कि देखो जीडीपी में हल्का बूस्ट मिला है क्योंकि एग्रीकल्चर से आदमी लोग हट करके चला गया है दूसरा सेक्टर में, क्योंकि एग्रीकल्चर में ही मैक्सिमम आदमी लोग लगा हुआ है और एग्रीकल्चर जो है जीडीपी में कम कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए जो आदमी है उसको अलग जगह में एम्प्लॉयमेंट रहना चाहिए, तब जो जीडीपी भी है वो बूस्ट करेगा, ठीक है। क्या क्या रिकमेंडेशन दिया आईएमएफ? आईएमएफ बोला कि लेबर मार्केट रिफॉर्म लाना चाहिए, ठीक है, जहां पर जो लेबर है उसको क्या बोलते हैं नया नया जगह में एम्प्लॉयमेंट मिले, जॉब मिले, समझे, ताकि अच्छा काम हो पाए। उसके साथ साथ ट्रेड इंटीग्रेशन होना चाहिए, यानी कि जो भी हमारा टैरिफ लिया जाता है, इंपोर्ट में हम लोग बहुत टैरिफ लगाते हैं जिसमें क्या होता है कि कंपटीशन हेल्दी नहीं हो पाता है। तो आईएमएफ बोल रहा है कि टैरिफ को हटा दो, एक्सपोर्ट टैरिफ जो लगाते हो उसको हटा दो, इंपोर्ट टैरिफ जो लगाते हो उसको हटा दो, इंपोर्ट होने दो। इससे क्या होगा कि एक कंपटीशन का भावना आएगा और लोग काम करेंगे। साथ में माइग्रेशन को भी तुम स्ट्रेंथन करो। फिर अगला न्यूज जो था वो है कि सेकंड फॉरेन मिनिस्टर रिट्रीट हुआ है बीमस्टेक का न्यू दिल्ली में। तो बीमस्टेक का पहला मीटिंग कब हुआ था? थाईलैंड में हुआ था। बीमस्टेक के अंदर 7 स्टेट है जो कि 7 एरियाज में काम करता है। 7 स्टेट का मतलब 7 कंट्रीज इसमें मेंबर है। कौन कौन सा है? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, भूटान। किस 7 एरियाज में काम करता है? इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट, सिक्योरिटी, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्स्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, कनेक्टिविटी। इसका जो परमानेंट सेक्रेटरीट है वो बांग्लादेश है और बिम्स्टेक 1997 में बना था बैंकिंग डिक्लेरेशन की वजह से। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 3 पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है, 3 प्रोग्राम लॉन्च किया है इनफैक्ट। अस्मिता रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर, बहुभाषा शब्दकोश। अस्मिता का फुल फॉर्म क्या है? ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। ये कह रहा है कि ट्रांसलेशन कर करके हम लोग इंडियन लैंग्वेज में बहुत सारे किताब लॉन्च करेंगे। 22,000 किताब लॉन्च करेंगे 22 लैंग्वेज में अगला 5 साल में। ये है अस्मिता प्रोजेक्ट। उसके बाद फिर दूसरा प्रोजेक्ट था रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर। ऐसा आर्किटेक्चर बनाएंगे जहां पर आप हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं कोई भी भाषा को हमारे इंडियन भाषा में। लास्ट में बहुभाषा शब्दकोश। शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी, तो हम लोग डिक्शनरी बनाएंगे अलग अलग इंडियन लैंग्वेज के लिए, तो इसका नाम रखा गया बहुभाषा शब्दकोश, ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 एजेंसी आता है, 5 ऑर्गेनाइजेशन आता है। तो 5 ऑर्गेनाइजेशन आपको मालूम होना चाहिए। ये 5 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है मीगा। मीगा का फुल फॉर्म होता है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये क्या काम करता है? ये कहता है गारंटी देता है। ये कहता है कि जो भी आदमी, मान लीजिए कि एक आदमी है जो कि बांग्लादेश में अभी इन्वेस्ट करना चाहता है लेकिन वो डरा हुआ है कि बांग्लादेश में तो इतना गड़बड़ हुआ है, वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मेरा इन्वेस्टमेंट चलेगा कि नहीं चलेगा। तो देखिए वो इन्वेस्टमेंट करने से कतरा रहा है। तो मीगा सोच रहा है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट करेगा तो बांग्लादेश का अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहा है, डर रहा है, सोच रहा है कि मेरा इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा। तो मीगा क्या बोलेगा कि तुम टेंशन मत लो, हम तुमको गारंटी दे दें कि तुम्हारा पैसा नहीं डूबेगा। तुम्हारा पैसा डूबेगा तो उसका हम गारंटी देते हैं, हम तुमको पैसा लौटा देंगे। तो वो जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट कर पाएगा। इससे क्या होगा? जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है वो लोगों का ग्रोथ होगा।
ठीक है। तो बहुत सारा गारंटी देता है मिगा, तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, वहां पर सारा एक साथ देगा गारंटी। तो एक साथ गारंटी देने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, उस प्लेटफॉर्म का नाम रखा है गारंटी प्लेटफॉर्म, वर्ल्ड बैंक ग्रुप गारंटी प्लेटफॉर्म। यहाँ पर क्रेडिट गारंटी दिया जाएगा, ट्रेड फाइनेंस का गारंटी दिया जाएगा, पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस दिया जाएगा। पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस क्या होता है? ये वो इंश्योरेंस होता है जो पॉलिटिकल रिस्क की वजह से होता है, ठीक है। ट्रेड फाइनेंस के बारे में मैंने आपको बताया ही, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद है नीरेश पोर्टल। ये नीरेश पोर्टल लॉन्च किया गया है कहाँ के लिए? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। तो इसका फुल फॉर्म भी यही है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एग्री कमोडिटी ई कनेक्ट। यहाँ पर क्या है कि एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जहां पर जो फार्मर है वो अपना प्रोडक्ट को बेच सकता है और जो भी बायर है वो खरीद सकता है। तो एक पोर्टल है जहां पर बायर्स को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि जो भी फार्मर्स काम कर रहा है वही लोग बेच रहा है, तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई केमिकल वाला प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, वेरीफाइड सेलर होगा, साथ में लॉजिस्टिक का भी सप्लाई यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। फार्मर का भी हेल्प होगा, फार्मर भी नेगोशिएट कर पाएगा, अच्छा पैसा कमा पाएगा। तो स्पाइसेस यहाँ पे बेच सकता है, फ्रूट बेच सकता है, वेजिटेबल बेच सकता है, पल्सेस बेच सकता है, बहुत सारा अनाज भी बेच सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है ये नोटिफाई किया है फिफ्थ पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। इसके अंदर कहा गया कि 346 आइटम है, इस लिस्ट के अंदर 346 आइटम है, इसको हम लोग अपना घर में बनाएंगे। अपना घर में बनाने से क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का फायदा होगा। हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये 346 आइटम के लिए इंपोर्ट करते हैं, दूसरा देश से मांगते हैं। इसमें कितना खर्चा होता है? 1048 करोड़ रुपया खर्चा होता है। इसीलिए ये सब जो आइटम है ये घर में हम लोग बनाएंगे। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए इस पोर्टल में जा सकते हैं। पोर्टल का नाम है सृजन पोर्टल। सृजन संस्कृत में मतलब होता है क्रिएशन, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये एक स्कीम लॉन्च किया है स्टार्टअप के लिए और एमएसएमई के लिए, ठीक है। टेलीकॉम सेक्टर के लिए इन लोगों ने एक स्कीम लॉन्च किया है, टेस्टिंग एंड रीइंबर्समेंट स्कीम। यहाँ पर कहा है कि टेलीकॉम सेक्टर में जो भी इक्विपमेंट होता है, ठीक है, टेलीकॉम सेक्टर में बहुत सारा टेस्टिंग करना पड़ता है, तो तुम टेस्टिंग करो। स्टार्टअप और माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, तुम लोग क्या करो, मन भर करके टेस्टिंग करो। टेस्टिंग करने के लिए खर्चा लगता है तो हम लोग दे देंगे खर्चा, टेंशन मत लो, हम लोग खर्चा दे देंगे। तुम लोग जो है टेस्ट करो, टेस्ट करेगा तो नया नया तुम लोग इनोवेट कर पाएगा, इनोवेट कर पाएगा तो हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। तो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को 50% हम लोग रिम्बर्स कर देंगे और स्टार्टअप को 75% खर्चा रिम्बर्स कर देंगे। जो माइक्रो एंटरप्राइज रहेगा उसको 60% खर्चा रिम्बर्स कर देंगे। एक स्टार्टअप को कितना पैसा मिल सकता है रिम्बर्समेंट करते करते? मैक्सिमम 50 लाख मिल सकता है। तो इतना खर्चा हो रहा है, इतना खर्चा करने के लिए खर्चा कौन देगा? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम देगा। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम कितना खर्चा अलग से रखा हुआ है? 25 करोड़ रुपया, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने भू संकेत वेब पोर्टल लॉन्च किया है और भूस्खलन ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप में या इस वेब पोर्टल में क्या बताएगा? लैंडस्लाइड को लेकर के फोरकास्ट बताएगा, ठीक है। और जो स्टेक होल्डर्स है, जो डिपार्टमेंट है, उसको इंफॉर्मेशन देगा जिससे वो लोग बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाए, ठीक है। तो ये जो वेब पोर्टल है, ये ऐप है, किस तरह से इसको सेटल कर सकता है? इसको सेटल करने के लिए एक सेंटर बनाया गया है कोलकाता में, ठीक है। यहाँ पर मतलब अर्ली वार्निंग सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है। जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है ये 2030 तक बढ़िया से बन जाएगा और बढ़िया से काम करेगा, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है जिससे कि भू संकेत वेब पोर्टल और भूस्खलन ऐप में ये लोग फोरकास्ट बता पाएगा। कौन कर रहा है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। इसके बाद हम लोग नीति आयोग का रिपोर्ट देखें, ठीक है। नहीं, ये नहीं देखे क्या हम लोग? यहीं तक लास्ट देखें, यहीं तक हम लोग लास्ट देखें। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा समराइज कर दिया। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो लाइक करके जाइए, बिना लाइक करे मत जाइए, और कमेंट करिए। अगर आपको मेरा जो भी मेहनत अच्छा लगता है तो उसको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।